सबसे पहले इस चैप्टर के तीन ही इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है जिनके बारे में आप लोगों ने पढ़ना है, उसी से रिलेटेड आपके पास सवाल आएंगे। वो है अरिथमेटिक सीक्वेंस। सबसे पहली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, जिसकी बेसिस पे इसका शॉर्ट फॉर्म में आप एपी बोलते हो इसको। अच्छा, डेफिनेशन क्या होती है आप लोगों को मैंने समझा दिया था। अरिथमेटिक एक ऐसी सीक्वेंस होती है जिसमें हर आने वाली टर्म कैसे आती है कि प्रीवियस टर्म में आपने को फिक्स नंबर ऐड करना है तो नेक्स्ट टर्म आती जाएगी। तो ये सिंपल डेफिनेशन होती है अरिथमेटिक सीक्वेंस की। क्या ज्यादातर जो बच्चों में कॉमन है वो क्या है कि दो कंसेक्यूटिव टर्म का जब आप डिफरेंस निकालोगे तो डिफरेंस हमेशा सेम होगा, तो आप बोलोगे वो वाली सीक्वेंस जो है वो सीक्वेंस अरिथमेटिक है। रही बात इस अरिथमेटिक सीक्वेंस की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है पूरी, तो स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को बताया था आपको एक फर्स्ट टर्म चाहिए। फर्स्ट टर्म को आप किस तरह लिखते हो, ए लिख दो, ये आपकी फर्स्ट टर्म है। उसके बाद आपने एक फिक्स नंबर ऐड करना है, उस फिक्स नंबर को आप डी से रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, तो अगर ये आपकी पहली टर्म है तो अगली वाली टर्म कैसे आएगी, इसके अंदर मैं वो फिक्स नंबर ऐड करूंगा। ठीक है, फिर इससे अगली वाली टर्म कैसे आएगी कि मैं इसके अंदर एक फिक्स नंबर मतलब डी ऐड करूंगा। जब इसके अंदर डी ऐड करोगे ये हो जाएगा ए प्लस टू डी। फिर इसके बाद अगली वाली टर्म कैसे आएगी, इसके अंदर डी ऐड करूंगा ए प्लस थ्री डी, और ये मामला चलता जाएगा इस तरीके से। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। अब असल चीज है इसकी nth टर्म क्या होगी। nth टर्म जनरल टर्म या लास्ट टर्म भी हम बोलते हैं। ये लास्ट टर्म को सवालों में ना वर्डिंग आ रही होती है कि लास्ट टर्म इसकी ये है, तो वहां पे आप जनरल टर्म का फॉर्मूला यूज कर रहे होते हो। तो nth टर्म बोलें, जनरल टर्म बोलें, या कुछ एग्जाम्पल्स में अगर लास्ट टर्म बोलें तो आप समझ जाना कि जो nth टर्म है उसकी बात की जा रही है। और ये होती क्या है, सबसे पहली बात मकसद तो आपको समझ आ गया ना कि आपको फॉर एग्जाम्पल एक सीक्वेंस गिवन है, उसकी 50 टर्म निकालनी है या 55 टर्म निकालनी है, या आपने उसकी 200 टर्म निकालनी है। अब मैनुअली आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सारी टर्म निकालनी पड़ेगी। तो उससे आसान तरीका क्या है कि आप एक जनरल टर्म फॉर्मूला बना लो, उसमें एन की जगह 200 पुट करना, आपको 200 टर्म मिल जाएगी। एन की जगह 400 पुट करना, 400 टर्म मिल जाएगी। तो वो जनरल टर्म का फॉर्मूला आप कैसे बनाते हो, जो आप पैटर्न देखते हो कितने दफा, तो आप खुद ही बना सकते हो आसानी से। जैसे अब अगर मैं ऑब्जर्व करूं, ये पहली टर्म, दूसरी, तीसरी, चौथी, इसी तरीके से आप कोई स्टूडेंट मुझे बता सकता है अगर मैं इसी को आगे बढ़ाऊं, जो इसकी 10वीं टर्म होगी वो क्या होगी। ए प्लस 90। एक्सीलेंट, ए प्लस 90 होगी। बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है भाई। सिंपल सी बात है, जो पहली टर्म है उसके अंदर डी आपको नजर नहीं आ रहा, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, ए प्लस जीरो डी। डी नहीं है ना इसके अंदर, तो मैं अपनी तरफ से जीरो डी लिख सकता हूं। तो पहली टर्म में डी के साथ जीरो आता है, दूसरी टर्म में डी के साथ वन आता है, तीसरी टर्म में डी के साथ टू आता है। इसी तरह 10वीं टर्म में डी के साथ क्या आएगा, एक कम, मतलब 9 आ रहा होगा। इसी तरह अगर मैं nth टर्म की बात करूं तो nth टर्म में क्या आ रहा होगा, एक कम, तो मतलब डी के साथ n-1 आ रहा होगा। भाई अगर nth टर्म की बात की जा रही है, nth का मतलब होता है जनरलाइज, एन टर्म, n50 भी हो सकता है, n100 भी हो सकता है। तो अगर 10वीं टर्म है उसमें अगर डी के साथ 9 आ रहा है, तो जो nth टर्म होगी उसमें डी के साथ क्या आएगा, n-1। ठीक है, और बाकी ए और डी तो अपनी जगह पे मौजूद है। तो इस तरीके से आप जनरल टर्म निकालते हो किसी भी अरिथमेटिक सीक्वेंस, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी आप बोल सकते हो। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है। ये पूरी आपने लिखा तीन डॉट, अच्छा डॉट तीन ही लगाने होते हैं, बच्चों को मजा आ रहा होता है वो ज्यादा डॉट लगा देते हैं। तीन ही डॉट लगाने, उसके बाद फिर आपने जनरल टर्म लिख दी। ये जो पूरी स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है अरिथमेटिक सीक्वेंस की। जिसमें अगर अलग से मैं बात करूं तो ये जनरल टर्म है, जिसको आप टी एन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, या नॉर्मली ए एन से रिप्रेजेंट किया जाता है जनरल टर्म को इस तरीके से। तो इसको आप कहते हो, इसके डिफरेंट नाम मैं लिखवा देता हूं। दो तो बड़े मशहूर नाम है, सबको पता होने चाहिए। आप इसको जनरल टर्म या एनथ टर्म बोलते हो। ठीक है, या किसी कॉन्टेक्स्ट में आप इसको लास्ट टर्म भी बोलोगे। अब कुछ एग्जांपल हुई तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को करवाऊंगा, तो वहां पे आप लोगों को समझ आएगी। इससे रिलेटेड आपको पता होना चाहिए चीजें हैं क्या। जैसे ए जो है इसको आप बोलोगे फर्स्ट टर्म। अच्छा जी, एन जो है ये होगा नंबर ऑफ टर्म। सर अच्छा, हाँ बोलो, क्या कोई सवाल है? नहीं है, अच्छा। डी जो है कॉमन डिफरेंस, वैसे तो डी को डिफरेंस बोलना चाहिए, कॉमन डिफरेंस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हर सीक्वेंस के टर्म में जो डिफरेंस आ रहा है वो डी आ रहा है ना। तो ये वाला डिफरेंस कॉमन है सब सीक्वेंस, सब टर्म्स के दरमियान, तो कॉमन डिफरेंस आप बोल रहे होते हो। तो ये सब टर्मिनोलॉजी जो मैंने आप लोगों को बता दी है। अब अरिथमेटिक सीक्वेंस से रिलेटेड आपके पास सवाल डिफरेंट आ सकते हैं, या आप लोग अपना एक काम करना, एमसीक्यूज भी सॉल्व करना है इसको। मेरे पास बुक, हाँ, जो पुरानी सिंध बोर्ड की बुक थी ना यार, वो ढंग की बुक थी, क्योंकि जो न्यू बुक आई है ना उसके अंदर कितनी चीजें ना मिस कर दी हैं उन्होंने।
और काफी इजी चैप्टर बना दी। जो पुरानी बुक थी उसके अंदर काफी ज्यादा मतलब थोड़े कॉन्सेप्ट भी थे, मुश्किल भी थी थोड़ी। तो जैसे मैं आपको कुछ मशहूर मशहूर सवाल बता देता हूँ जो एमसीक्यूज में नॉर्मली आ रहे होते हैं। सबसे पहले तो एक सवाल जो बड़ा मशहूर है कि आपको एक जनरल टर्म दे देंगे। अब वो अरिथमेटिक की भी हो सकती है, किसी और की भी हो सकती है। जनरल टर्म देंगे और बोलेंगे इसकी स्टार्टिंग की 3 टर्म बताओ, या बोलेंगे सीक्वेंस मालूम करो। सीक्वेंस मालूम करने का मतलब वही शुरू की 3-4 टर्म आपको पता चल जाए। तो जो जनरल टर्म लिखी हुई होगी, सीक्वेंस मालूम करना कोई बड़ी बात नहीं है। एन की जगह 1 पुट करना, पहली टर्म आ जाएगी। 2 पुट करना, दूसरी टर्म आ जाएगी। 3 पुट करना, तीसरी टर्म आ जाएगी। आसानी से सीक्वेंस आ जाएगी। तो अगर जनरल टर्म आपको सवाल में दे दी जाए तो सीक्वेंस निकालना कोई बड़ी बात नहीं, आसानी से निकाल सकते हो। अच्छा, फिर किस तरीके से सवाल आ सकता है? आपके एक सीक्वेंस बोल देंगे और बोलेंगे इसकी 8वीं टर्म निकालो। 10 फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक सीक्वेंस है, अब अरिथमेटिक है ये। अभी कैसे आपको पता चलेगा ये बताता हूं मैं। ये आपको एक सीक्वेंस दे रहे हो, ठीक है, और बोल रहे हैं कि आप इसकी ना निकालो 17th टर्म। ऑप्शन में लिखी होंगी 17वीं टर्म, 3-4 ऑप्शन आपको नजर आ रहे होंगे। सबसे पहले देखो यहां पे तो आपको पता है अरिथमेटिक सीक्वेंस है ये, वहीं पे सारे टॉपिक पूरा करवा रहे हैं। पेपर में आपको पता नहीं होता है कौन सी सीक्वेंस है, तो आपको चेक करना पड़ेगा। चेक कैसे करोगे? 2 डिफरेंस आपको कम से कम निकालने पड़ेंगे। आप सबसे पहले इन 2 टर्म के दरमियान डिफरेंस निकालना, फिर इन 2 टर्म के दरमियान डिफरेंस निकालना। अगर डिफरेंस सेम आ रहा है, अरिथमेटिक। अगर डिफरेंस सेम नहीं आ रहा होगा, अच्छा अगर 4 टर्म है ना, 4 टर्म का भी निकाल लो एहतियातन। या इतना जरूरत है तो नहीं, 3 टर्म भी काफी है। आपने 2 डिफरेंस निकाले, 2 डिफरेंस अगर आपस में इक्वल है तो समझ जाना ये अरिथमेटिक है। अगर नहीं इक्वल होंगे इसका मतलब ये अरिथमेटिक नहीं है। ज्योमेट्रिक का मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, रेशो निकालोगे। अगर रेशो बराबर होगा, दोनों इन दोनों का रेशो निकालना, इन दो का रेशो निकालना। अगर बराबर होगा तो वो ज्योमेट्रिक है, अगर नहीं होगा तो ज्योमेट्रिक भी नहीं है। और हार्मोनिक का कैसे पता चलेगा? अगर ये सीक्वेंस का पता करना है कि हार्मोनिक है नहीं, इसको रेसिप्रोकल करना। अगर रेसिप्रोकल अरिथमेटिक में है तो ये हार्मोनिक हो जाएगी। तो इस तरीके से पहले आपने मालूम करना है कि सीक्वेंस है कौन सी। वंस आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि यार ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है, लेट्स से, तो उसके बाद आप उसका जनरल टर्म का फॉर्मूला यूज करके जो भी चीज आपको बोली जाएगी वो आप निकालोगे। जैसे इस केस में आपको बोला हुआ है 17th टर्म निकालो, तो आपने जनरल टर्म का फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसमें एन क्या होगा? यहाँ पे 17 होगा। फर्स्ट टर्म इसमें -15 है। अगेन n-1, एन यहाँ पे क्या होगा? वही 17। और कॉमन डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस आप निकाल लो, बाद वाली टर्म माइनस पहले वाली टर्म। तो ये सॉल्व करना, डिफरेंस -7 आ रहा होगा। वैसे भी आपको नजर आ रहा है कि -15 में आप -7 ऐड करोगे तो -22, इसमें -7 ऐड करोगे -29। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे क्या है? -7, आप यहाँ पे पुट कर दो। बस आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इक्वेशन भी नहीं है, सिंपल एक्सप्रेशन ये जो है, इसको सॉल्व करो, आपके पास रिजल्ट में इस सीक्वेंस की जो 17th टर्म होगी वो आ जाएगी। तो ये सवाल बेसिक लेवल पे आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा, फिर इस तरीके से भी सवाल आ सकता है कि अगर आप इस इक्वेशन में देखो ना, ये जो जनरल टर्म का फॉर्मूला है इसमें 4 चीजें हैं। कॉमन डिफरेंस, नंबर ऑफ टर्म, फर्स्ट टर्म, nth टर्म। इन 4 में से कोई 3 तो आपको दे देंगे, चौथी आपको निकालनी पड़ेगी। अभी अगेन 6.1 सिंध बोर्ड की बुक से मैं सारी बातें बता रहा हूं, तो वहीं से आप लोग जाके खुद सॉल्व कर लेना। जैसे आपको ए डी और एन दे दें, बोले टी एन निकालो, आसानी से निकाल सकते हो। आपको ए डी टी एन दे दें, वहां से आपको एन निकालना है। बेसिक मैथ है, सिंपल। आपको बिलफर्ज यहां से अगर एन निकालना है तो आप ए को उधर जाके सब्ट्रैक्ट करा देना, ठीक है। इस डी को जाके डिवाइड करवा देना, तो जो भी वैल्यू आएगी वो n-1 की होगी। -1 को जाके ऐड करवा देना। मतलब ये मैथ अब तो मैं नहीं सिखाऊंगा ना कि आगे पीछे किस तरीके से आपने करना है, तो ये जाके खुद सॉल्व कर लेना। ये वाला सवाल भी नॉर्मली एमसीक्यूज में पूछ रहे होते हैं, प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी आपकी। ये सवाल अच्छा सवाल है, इसको जरा देख लो। क्या आपसे बोला क्या जाता है? यहां से एन मालूम करने को बोला जाता है। अच्छा, यही सवाल है लेकिन थोड़ा डिफरेंट अंदाज में। जो भी मैंने आपको बताया ना कि 3 चीजें दे देंगे, चौथी आपको निकालनी होगी, इसी को थोड़ा डिफरेंट अंदाज में वो आपसे पूछेंगे। जैसे वो आपको एक सीक्वेंस दे देंगे, फॉर एग्जाम्पल सीक्वेंस है 2/3, 1/2, 1/3। और वर्डिंग क्या आएगी? हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एपी। वो बोल रहे हैं कि इस अरिथमेटिक में कितनी टर्म्स है। भाई अभी तो ये इन्फिनिट है, अगर एंड पे डॉट 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 लगाया हुआ इसका मतलब इन्फिनिट है ये। जब तक मैं कोई टर्म यहां पे ना लिखूं तब तक ये इन्फिनिट सीक्वेंस मानी जाएगी। लेकिन आगे उन्होंने क्या बोला था? हुज लास्ट टर्म इज -17/6, कि जो आखिरी टर्म है सीक्वेंस की -17/6। तो ये पूरी अरिथमेटिक आपको गिवन है और सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि यार बताओ इसके अंदर कितनी नंबर ऑफ टर्म है, इस सीक्वेंस के अंदर नंबर ऑफ टर्म कितनी है। कैसे मालूम करोगे? मैंने बताया था ना कि लास्ट टर्म का भी सवाल आपको दे देंगे, और आप इस पूरी जो ए एन लिखा हुआ है ना, इसको nth टर्म, जनरल टर्म या लास्ट टर्म भी आप बोल सकते हो। तो यहां पे आपको समझ आएगी कि अब ये पूरा डाटा आपको गिवन है, आपको एन निकालना है। एन कैसे निकालोगे? फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है।
फर्स्ट टर्म क्या है 2/3, कॉमन डिफरेंस आप निकाल सकते हो 1/2 माइनस 2/3, सॉल्व करना 6 एलसीएम आएगा 3 माइनस 4 माइनस 1/6। अच्छा यहाँ पे तो उन्होंने बोला हुआ है एपी, अगर पेपर में आपको ना पता हो तो अगेन वही कॉमन डिफरेंस निकालना, ये -1/6 आ रहा है, फिर इनका डिफरेंस निकालना, इनका भी देखना -1/6 आ रहा होगा, तो आपको पक्का पता चल जाएगा कि ये अरिथमेटिक है। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे -6 है, फर्स्ट टर्म यहाँ पे 2/3 है। ये जो लास्ट टर्म उन्होंने सवाल में बोली थी ना, इसको आप जनरल टर्म कंसीडर करोगे, तो इस फॉर्मूले में जनरल टर्म की जगह पुट कर देना -17/6, ए यहाँ पे है 2/3, कॉमन डिफरेंस जो है वो -1/6। अब इसको आपने सॉल्व करना है, अगर कैलकुलेटर है सही है, नहीं कैलकुलेटर फिर भी आप कर सकते हो। सबसे पहले इसको इधर जाके सब्ट्रैक्ट करवा देना, तो -17/6 -2/3, सॉल्व करो, एलसीएम 6 आएगा, -17 और -4, ये हो जाएगा -21/6, और यहां पे क्या मौजूद है n-1 -1/6, 6 से 6 कैंसिल। अब देखो इस तरफ भी एक टर्म है, इस तरफ भी एक टर्म है, तो मैं कैंसिल आसानी से कर रहा हूं। इसी तरह माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल, तो यहां पे बचेगा, सिर्फ 1 को तो इग्नोर कर दो, यहां पे बचेगा n-1, यहां पे बचेगा 21, इस -1 को इधर ले आना, ऐड हो जाएगा, तो n की वैल्यू 22 आ रही होगी। ये कैलकुलेटर के बगैर आप इस तरीके से कैलकुलेशन करोगे पूरी, तो इसका मतलब इस सीक्वेंस के अंदर कितनी नंबर ऑफ टर्म है, 22 टर्म है। अब यहाँ पे लास्ट टर्म हमने इसको क्यों लिया, देखो उसको थोड़ा लॉजिकल भी आप समझ सकते हो। ये लास्ट टर्म इसको इसलिए मतलब लास्ट टर्म इसको हम इस तरह ट्रीट कर रहे हैं कि ये जो ए एन है ना, ये बेसिकली ए एन का मतलब क्या होता है, ये आपको एन एच टर्म होती है, ठीक है। अब सवाल में अगर आपको गिवन है कि यार लास्ट टर्म -17/6 है, तो मैंने उसको ए एन क्यों ट्रीट किया, मैंने ए एन इसलिए ट्रीट किया कि मैं असल में मालूम करना चाह रहा हूं कि ऐसी ये कौन सी नंबर ऑफ टर्म है जिसपे आंसर आपको -17/6 मिल रहा है। मतलब ये असल में एन आपने मालूम करना है ना, कि ऐसा क्या एन था जिसपे आपको आंसर क्या मिल रहा है, -17/6 मिल रहा है। तो आप इसको जब जनरल टर्म कंसीडर करोगे ना, और जब इसको सॉल्व करोगे, एंड पे आपके पास 22 आ रहा होगा, तो तब आपको समझ आएगी कि सीक्वेंस की जो 22वीं टर्म थी वो असल में -17/6 थी। और चूंकि ये लास्ट टर्म है, इसका मतलब इस पूरी सीक्वेंस के अंदर टोटल कितनी नंबर ऑफ टर्म होंगी, टोटल 22 नंबर ऑफ टर्म हो जाएंगे इसके अंदर। तो तभी मैंने कहा था कि अगर लास्ट टर्म का बोले तो आप उसको जनरल टर्म ही ले रहे होगे और उसके मुताबिक सारी कैलकुलेशन कर। किसी को कोई सवाल कोई मसला है तो पूछ लो। नो सर। नहीं है? अच्छा, अब मजीद नो। और किस किस्म का क्वेश्चन आ जाएगा, हाँ ये वाला क्वेश्चन भी काफी पूछा जाता है, जीपी के अंदर भी आपसे पूछते हैं कि फॉर एग्जाम्पल बोलेंगे इज 83 अ टर्म ऑफ द सीक्वेंस। फॉर एग्जाम्पल आपको बोलेंगे, एक सीक्वेंस आपको दे देंगे, अगेन अरिथमेटिक है, और आपसे पूछेंगे क्या इस सीक्वेंस में, अच्छा ये एमसीक्यूज में किस तरह पूछ सकते हैं, एमसीक्यूज में अगर पूछना चाहें, पहले तो सवाल को समझ लो फिर मैं बताता हूं एमसीक्यूज में किस अंदाज में पूछ सकता हूं। तो बोल रहे हैं कि क्या इस सीक्वेंस की कोई ऐसी टर्म है 83, मतलब अगर आप इस सीक्वेंस को एक्सटेंड करो आगे तक लेके जाओ, तो क्या इस सीक्वेंस के अंदर 83 कहीं आ रहा होगा, ये आपको बताना है। तो आप क्या करो, अगर तो इस सीक्वेंस के अंदर 83 आ रहा होगा तो उसका कोई नंबर होगा, 10वीं टर्म, जैसे फॉर एग्जाम्पल 10 है, 10 का नंबर क्या है यहाँ पे, चौथी टर्म है। तो इसी तरह अगर 83 इस सीक्वेंस की कोई टर्म है तो उसका कोई नंबर होगा, 20वीं टर्म, 25वीं टर्म, कुछ ऐसा होगा ना। तो आप इसको जनरल टर्म कंसीडर करो और यहां से एन की वैल्यू निकालो, आप मालूम करो कि किस एन की वैल्यू पे आपको 83 मिल रहा है, जैसे आपने यहां पे किया था कि आपने लास्ट इसको जनरल टर्म कंसीडर किया था ना, और आपने मालूम किया था कि इसका नंबर क्या है। सिंपल, इसको लास्ट टर्म को इग्नोर करो, आपने इसको जनरल टर्म कंसीडर किया था, आप बस मालूम करना चाह रहे थे कि इसका नंबर क्या है। आपने इसको जनरल टर्म कंसीडर करके सॉल्व किया, एंड पे n 22 आ रहा है, इसका मतलब इसका नंबर क्या था, 22वीं टर्म थी ये। अब चूंकि लास्ट टर्म थी तो आपने बोला था इस पूरी सीक्वेंस के अंदर टोटल 22 टर्म है। सेम कॉन्सेप्ट यहां पे लेकर आओ कि आप इसको जनरल टर्म कंसीडर करो और इसका नंबर मालूम करो कि कौन सी नंबर ऑफ टर्म है। तो अगर नंबर आपको मिल जाए, इसका मतलब इस सीक्वेंस के अंदर ये टर्म मौजूद है। क्या मतलब, जरा सॉल्व करते फिर बताता हूं। जैसे फर्स्ट टर्म यहाँ पे 1 है, एन तो आपको पता ही नहीं है, वही तो मालूम करना है। कॉमन डिफरेंस जो है वो यहाँ पे 3 है, ठीक है, और जनरल टर्म आपने क्या लिया 83। तो ये अब जरा इसको सॉल्व करते हैं, आप 1 को इधर लाके सब्ट्रैक्ट करवा देना तो ये 82 हो जाएगा, ठीक है। ये 3 जाके वहां डिवाइड हो जाएगा, इधर ले देना, तो डिवाइड करो, क्या आंसर आएगा n-1 का। मैथ मेरी थोड़ी वीक है, नहीं 3 से डिवाइड नहीं होगा, हाँ ये तो असल पॉइंट बताना है, ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। लेट से आप इसको प्रॉपर कैलकुलेट करना चाह रहे हो ना, तो इस -1 को ना, ये ब्रैकेट लगाने का फायदा नहीं है, इस -1 को हम इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 82/3 + 1। सॉल्व करो, ये हो रहा है 85/3, ये n की वैल्यू आ रही है।
और अगर आप ऑब्जर्व करो एन यहाँ पे फ्रैक्शन में आ रहा है, 85/3 कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो सकता 85 3 से, पॉइंट में कुछ वैल्यू आ रही होगी। यहां से आपको समझ जाना चाहिए कि यार एन तो पॉइंट में हो ही नहीं सकता, एन हमेशा नेचुरल होगा, पॉइंट में हो ही नहीं सकता। तो अगर आपके पास यहां पे एन की वैल्यू पॉइंट में आ रही है तो समझ जाओ कि 83 इस सीक्वेंस की टर्म ही नहीं है, क्योंकि अगर ये सीक्वेंस की टर्म होती तो आपको कोई नंबर मिलता। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 12वीं टर्म होती तो आपको एन की वैल्यू 12 मिल रही होती, अगर ये 20वीं टर्म होती एन की जगह 20 मिल रहा होता। आपको अगर रिजल्ट में एन की कोई ढंग की वैल्यू नहीं मिल रही, मतलब कोई नेचुरल वैल्यू नहीं मिल रही, इसका मतलब ये सीक्वेंस की टर्म ही नहीं है। तो सवाल आपसे पूछा हुआ था क्या 83 सीक्वेंस की टर्म है? नहीं, 83 सीक्वेंस की टर्म इस तरीके से मालूम करोगे। तो याद रखना एन कभी फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, खुद आप समझ जाओगे। इसी तरह ज्योमेट्रिक के अंदर भी ये सवाल आता है, वहां मैं दोबारा बार बार नहीं एक ही चीज करवाऊंगा, तो वहां पे भी ये होगा एन फ्रैक्शन में नहीं आ सकता। जब भी एन फ्रैक्शन में समझ जाओ यार वो टर्म है ही नहीं उस सीक्वेंस। ठीक है। अब एमसीक्यूज में कैसे दे सकते हैं, आपको बोलेंगे कि यार ये पूरी सीक्वेंस है, बताओ ऑप्शन में ऐसी कौन सी टर्म है जो सीक्वेंस की नहीं है। तो उसमें से कोई तीन जो है वो सीक्वेंस के अंदर होंगी, बाकी जो चौथी होगी वो सीक्वेंस की नहीं होगी। तो एक तो हो सकता है कि मे बी थोड़ा आसान हो, जैसे आप मैनुअली निकाल सकते हो। लेट से 83 मैंने बोला था ना, मैं यहाँ पे 23 बोल देता, कोई इतना फॉर्मूला यूज करने की अब जरूरत नहीं थी। आप क्या करते, इसको आगे आगे एक्सटेंड कर लेते। कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 3 है ना, 10 के बाद 13 होगा, फिर 16, फिर 90, फिर 22। आप समझ जाओगे यार 23 तो इस सीक्वेंस में आ ही नहीं रहा। तो अगर कुछ छोटे छोटे नंबर लिखे हुए तो फॉर्मूले की जरूरत नहीं, आप मैनुअली निकाल सकते हो। लेकिन अगर नहीं लिखे हुए तो फिर क्या करोगे आप, सिंपल जितने भी ऑप्शन है सबको चेक करना पड़ेगा। ऑप्शन ए को चेक किया, अगर एन की वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आ रही इसका मतलब वो सीक्वेंस के अंदर है, जिसकी वैल्यू फ्रैक्शन के अंदर आ रही होगी इसका मतलब वो टर्म उसके अंदर नहीं है, आप उसको ठीक कर आ जाए। अच्छा, नॉर्मली ये सवाल जीपी के अंदर भी आपको मिलता है कि आपको ना एक कंडीशन दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब ये सवाल बुक में है, आप लोग सॉल्व कर लेना, मैं बस जनरलाइज मेथड बता रहा हूं कि आपको की फॉर एग्जाम्पल पांचवी टर्म दे देंगे, बोलेंगे पांचवी टर्म एपी की है 9। अच्छा, फिर बोलेंगे फॉर एग्जाम्पल 10वीं टर्म जो है एपी की वो है फॉर एग्जाम्पल 21। आप बताओ कि इसकी 20th टर्म क्या होगी। मैंने बताया टी की फॉर्म में भी पूछ सकते हैं और ए एन की फॉर्म में, दोनों नोटेशन यूज होती हैं। ठीक है, ये सवाल आपसे पूछा जाएगा। अब आप कैसे मालूम करोगे, ज्यादातर मैनुअली आप मालूम कर नहीं सकते, क्योंकि आपको ना फर्स्ट टर्म पता है यहाँ पे, ना कॉमन डिफरेंस आपको ऐसा पता है। तो ये जीपी के अंदर भी इसी किस्म का सवाल आएगा। तो करने का तरीका क्या होता है कि आप जनरल टर्म डिस्कस करोगे। सिंपल जनरल टर्म में अगर आप देखो, ये फॉर्मूला होता है जनरल टर्म का। इसमें आपको ना जैसे T5 = 9 है, इसको आप जनरल टर्म की कंडीशन में पुट करो। कैसे, एन की जगह पे 5 पुट करो। चलो मैं टी वाली नोटेशन बता देता हूँ। एन की जगह यहाँ पे 5 पुट करो, ए अपनी जगह पे, अगेन एन की जगह 5 पुट करो, 5 - 1 4, यही हो जाएगी। और पांचवी टर्म सवाल में क्या गिवन है, 9 के बराबर। तो आपके पास इस किस्म की एक इक्वेशन आ जाएगी। इसी तरीके से आप इस कंडीशन का इस्तेमाल करोगे, इस जनरल टर्म में एन की जगह पे 10 पुट करोगे तो ये हो रहा होगा a + 9d, और इधर आप पुट कर देना 21। अगेन आपके पास इक्वेशन आ रही होगी ए और डी की फॉर्म में। अब आपने क्या करना है, उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। वहां से आपकी कोशिश होनी चाहिए किसी तरह ए और डी की वैल्यू आ जाए। जैसे ए और डी आपके पास आ गया ना, तो बीसी टर्म आप आसानी से मालूम कर लोगे। बीसी टर्म मालूम करने का जनरलाइज फॉर्मूला क्या होगा, a + 19d। भाई जब आप इस फॉर्मूले में एन की जगह 20 पुट करोगे तो बीसवीं टर्म क्या होगी, a + 19d। मसला क्या था, ए और डी नहीं आपको पता था, तो वो आप इन दो वाली कंडीशन से ए और डी निकाल के पुट करके सॉल्व कर लोगे। ये 1 मिनट से ज्यादा काम नहीं है करने का। ये मत समझना कि आप लोग सेकेंडरी के बाद दो इक्वेशन को सॉल्व करने में 2 मिनट लोगे फिर गए आप लोग। सारी चीजें तकरीबन मैंने आप लोगों को बता दी हैं। हाँ, ये सवाल भी काफी, ये आखिरी सवाल है, फिर हम एक और टॉपिक पे जा रहे हैं। ये फॉर एग्जाम्पल आपको बोल देंगे कि यार हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 256 एंड 789 दैट आर डिविजिबल बाय 7। आपको उन्होंने बोला था कि यार 259 एंड 789 के दरमियान ऐसे वो वाले नंबर्स जो डिविजिबल हो 7 से, वो बताओ। डिविजिबल बाय 7, ऐसे कितने नंबर हैं जो 259 और 789 के दरमियान डिविजिबल है 7 से। आपको बताना है हाउ मेनी नंबर्स, कितने नंबर्स हैं। इसकी भी ट्रिक है मार्केट में, इसको भी डिवाइड कर रहे होते हैं, इसको भी डिवाइड कर रहे होते हैं, लेकिन उसमें भी एक फ्लॉ है। छोड़ो, भूल जाओ उसको। इजी मेथड जो नॉर्मल मेथड है उसी पे जाओ, कोई नई चीज याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास ये 259 और 789 ये आपको लिमिट्स गिवन है, ठीक है, आपको इनके दरमियान ऐसे नंबर्स बताने हैं जो 7 से डिवाइड हो रहे हैं। सबसे पहले आप देखो क्या 259 7 से डिवाइड होता है, कोई मुश्किल नहीं है चेक करना, 259 7 से डिवाइड नहीं होता, चेक करके देख लेना।
होता है या नहीं होता? एक सेकंड, नहीं 259 तो होता है, तो इन्होंने 256 लिखा नहीं होगा। होता है। हाँ 256 लिखा हुआ है, सही है, 259 होता है भाई, 256 लिखा हुआ है। आपको 256 और 789 के दरमियान सारे नंबर ढूंढने हैं। तो अब 256 7 के टेबल में नहीं आता, आप जाओगे 257 पे, 257 में नहीं आता। नॉर्मली जब बिटवीन का जिक्र करते हैं ना, तो अब बिटवीन का मतलब क्या है, इन दो नंबर्स के दरमियान, उसमें वो वाला नंबर शामिल होता नहीं है नॉर्मली। अब ये वर्डिंग थोड़ी कंफ्यूजन होती है, तो नॉर्मली जब आपको सवाल दिए जाते हैं उसमें ये वाले और ये वाले डिवाइड नहीं हो रहे होते, दरमियान वाले डिवाइड हो रहे हैं। और अगर ये वाला डिवाइड हो रहा होगा तो फिर वर्डिंग लिखी भी होगी कि इंक्लूडिंग ये वाले नंबर, क्योंकि आपको टोटल नंबर बताने ना जो 7 से डिवाइड होते हैं। तो बिल्कुल अगर ये नंबर 7 से डिवाइड होता है, क्या इसको शामिल करना है या दरमियान वाले नंबर्स को शामिल करना है, तो ये फिर बताया होगा। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, फिर वो बताएंगे कि इंक्लूडिंग दीज नंबर्स, वो आपको एक्सप्लेन कर देंगे। बहरल 257 डिवाइड नहीं हो रहा 7 से, 258 नहीं होगा, 259 होगा। आप चेक कर लेना 259 कितने टाइम होता है भाई, सिंपल तरीका है, ये 23 टाइम जाएगा 21, 4 बचेगा 49 जो 7 टाइम जाता है। इसका मतलब 7 को 37 से मल्टीप्लाई करोगे तो 259 आएगा। इस लेवल पे इतनी मैथ आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो आपने नंबर मालूम कर लिए, पहला ऐसा नंबर है जो 7 से डिवाइड हो रहा है। उसके बाद आप एक सीक्वेंस बना लो, इसके बाद जो नंबर है 7 ऐड करो, 266, फिर होगा 273। आप चलते जाओ, एक पूरी अरिथमेटिक सीक्वेंस बन रही है। खत्म कहां पे करना है, 789 जो है वो 7 से डिवाइड नहीं होता। फिर आप 788 पे आ जाओ, 87 पे करते करते 784 जो है ना वो डिवाइड होता है। 784 के बाद जो नंबर होगा वो 791 होगा, जो कि इसके अंदर मौजूद नहीं है। तो आपने एक अरिथमेटिक सीरीज मालूम के लिए आपको इतना पता चल गया कि यार ये वो नंबर है जो 7 से डिवाइड हो रहे हैं। जस्ट आपने यहाँ पे क्या करना है, एन निकालना है, नंबर ऑफ टर्म निकालना है। नंबर ऑफ टर्म निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें जो लास्ट टर्म है उसको 784 ले लो, ठीक है। फर्स्ट टर्म है 259 प्लस एन माइनस वन। एन यहाँ पे क्या होगा वही तो निकालना है। कॉमन डिफरेंस क्या है, ऑब्वियसली 7 का टेबल चल रहा है तो कॉमन डिफरेंस 7 होगा। 259 को जाके यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करवा दो, ठीक है। तो ये सब्ट्रैक्ट करवाना कोई बड़ी बात नहीं है। अब मैं बताता हूं मैं कैसे सब्ट्रैक्ट करता हूं। 259 सब्ट्रैक्ट करना मुश्किल है, आप 300 सब्ट्रैक्ट करो। मतलब आप देखो 259 और 300 में कितना फर्क है, 41 का, नोट कर लो। 300 और 784 में कितना फर्क है, 484 का। 484 के अंदर आप 41 ऐड कर दो तो ये 525 हो जाएगा। अब इस तरह मैं करता हूं, आप लोगों को भी इस तरह ही करना चाहिए। अब क्या करना है, 7 से डिवाइड करना है। अगेन कोई मसला नहीं है, 52 पे 7 का टेबल नहीं जाता, 49 पे जाता है 7 टाइम। फिर 3 बचेगा, 3 को 5 से करो 35, 5 टाइम जाता है। तो n माइनस वन बराबर होगा 75 के, माइनस वन को उधर ले जाना 76। इसका मतलब 76 ऐसे नंबर्स हैं 256 और 789 के दरमियान जो कि डिविजिबल हैं 7 से। अच्छा, अरिथमेटिक सीरीज क्या होता है, सीरीज का जो वर्ड आप लोग यहाँ पे पढ़ रहे हो सीक्वेंस सीरीज, सीरीज ये होता है कि आपके पास एक सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस की टर्म्स को आपने ऐड कर देना है। तो जो आपके पास पूरी आ रही होगी उसको आप सीरीज बोलोगे। जैसे आपने स्टैंडर्ड फॉर्म अरिथमेटिक की पढ़ी थी ना, ए प्लस डी, ए प्लस 2d अप टू एनएस टर्म तक थी। एनएस टर्म क्या थी, ए प्लस एन माइनस वन डी। तो अगर ये जो मेरे पास पूरी स्टैंडर्ड फॉर्म थी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, अगर मैं इसकी सब टर्म्स को आपस में ऐड कर दूं, तो इसका मतलब अब जो मेरे पास आएगा उसको मैं क्या बोलूंगा, अरिथमेटिक सीरीज। असल बात है अरिथमेटिक सीरीज का करना क्या है, इसका सम मालूम करना है। असल चीज है, सीरीज तो देख ली भाई, ऐड कर दिया आपने टर्म में, अब क्या करें, ऐड करके सम मालूम करो ना भाई, असल चीज तो ये है। तो हम क्या करते हैं, अरिथमेटिक सीरीज का सम मालूम करते हैं। असल टॉपिक ये होता है कि सम कैसे मालूम करना है। सम को नॉर्मली एस एन से रिप्रेजेंट करते हो, ये असल में आपको मालूम करना है अरिथमेटिक सीरीज का सम। इसका जनरल टाइम फॉर्मूला है, आपको पता भी होगा क्या फॉर्मूला था, एन अपॉन टू, 2a प्लस एन माइनस वन डी। ये वाला फॉर्मूला भी है, और एक और फॉर्मूला भी है जनरल टर्म की फॉर्म में, इस तरीके से। ये आप एन भी लिख सकते हो, टी एन भी लिख सकते हो, और यहां पे नॉर्मली बुक में अगर आप देखोगे, बुक वालों ने यहाँ पे एल लिखा हुआ है इस फॉर्म में। एल का मतलब लास्ट टर्म। मैंने आप लोगों को बताया ना कि लास्ट टर्म को भी आप जनरल टर्म से रिप्रेजेंट कर सकते हो। अच्छा, ये फॉर्मूला आया कहां से, जो 2a है ना, अगर मैं 2a को थोड़ा काट दूं, 2a को मैं इस तरह लिख दूं, a प्लस ए, तो अगर आप इस पूरी चीज को देखो, जनरल टर्म का फॉर्मूला है, ऐसे आया है। तो ये पूरी चीज जनरल टर्म है, इसकी जगह एन भी लिख सकते हो, लेकिन बुक वाले ने एल लिखा हुआ है कि जब लास्ट टर्म होगी ना, तब आप ये वाला फॉर्मूला यूज करके फायदा उठा लोगे। तो चाहे लास्ट टर्म दे दें या आपको बोले जनरल टर्म, एक ही बात है, आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो। एल लिखा हो या कोई जनरल टर्म आपको बोल दें, आप यहां पे पुट करोगे, फर्स्ट टर्म पुट करोगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म पुट करोगे, आपके पास समान है।
अब इस फॉर्मूले की डेरिवेशन भी है बुक में, इसकी डेरिवेशन बड़ी काम की डेरिवेशन है, क्योंकि इसकी डेरिवेशन की हिस्ट्री है पूरी, कि एक बच्चे को एक पनिशमेंट मिली थी कि आपने 1 से लेके 100 तक सब नेचुरल नंबर्स को ऐड करना है। ये वो जमाना है जिसमें कैलकुलेटर आपके पास हाथ में मौजूद नहीं थे, शायद कैलकुलेटर इन्वेंट हुए थे उस जमाने में, लेकिन ये हाथ में जिस तरह आप लोगों के पास है उस जमाने में बिल्कुल भी नहीं होंगे। जैसे कंप्यूटर इन्वेंट हुआ था तो कितना बड़ा पता नहीं क्या निकाला था उन्होंने, तो उस बच्चे ने विदाउट कैलकुलेटर 1 से लेकर 100 तक अगर अभी करोगे घंटे लग जाएंगे आपको, क्योंकि वंस फॉर एग्जाम्पल आप 1 को 2 में ऐड करो, 2 को 3 में, करते करते 10 तक जाओगे तो मामला थोड़ा इजी रहेगा। फिर जैसी टर्म्स को ऐड करते जाओगे अप टू 100 तक तो इतनी बड़ी हो जाएंगी कि विदाउट आपके लिए मालूम करना काफी मुश्किल है, बार बार आप ऐड कर रहे हो। लेकिन उस बच्चे ने मिनटों के अंदर सॉल्व कर दिया था। अब वो बच्चा हमारे जैसा नहीं था ना, वो मतलब फ्यूचर साइंटिस्ट है। तो क्या नाम था, गौश था शायद उसका नाम, मैं भूल गया हूँ, आप लोग गूगल पे कर सकते हो। उसने एक तरीका निकाला था, उसने बड़ा आसान तरीका किया था, वो मैं बता देता हूँ। उसी के बेसिस पे जनरल टर्म फॉर्मुला निकाला हुआ है, वो मैं नहीं बता रहा, लेकिन जो बेसिक उसने की थी ना उसी के बेसिस पे जो आपने निकाला था वो क्या था। उसने बोला था कि मुझे ये चीज मालूम करनी है ना, अब वो पाकिस्तानी बच्चा था नहीं, वरना बोल देता कि सर आपको मेरे बाप का पता है, या आपको पता है मतलब यहाँ पे मतलब थोड़े बड़े बड़े लोग हैं, तो यहाँ पे तो आप धमकी दे के या बोल सकते हो कि सर मेरा फलां पार्टी से राब्ता है। वो उसमें ऐसा नहीं चला होगा, उसने फिर कहा कि यार दिमाग ही लगा लो, यहाँ पे कोई और रास्ता तो है नहीं। उसने क्या बोला, मुझे ये चीज मालूम करनी है ना, मैं काम करता हूँ, जब मैं 1 और 100 को ऐड करूंगा तो 101 आ रहा है, जब मैं 2 और 99 को ऐड कर रहा हूँ तब भी 101 आ रहा है, जब मैं 3 और 98 को ऐड कर रहा हूँ तब भी 101 आ रहा है। तो उसने पेयर बनाना स्टार्ट कर दिया। भाई टोटल 100 नंबर्स हैं, जब आप पेयर बनाओगे 50 पेयर बनेंगे यहाँ पे। तो उसने बोला हर पेयर के सम में आपको क्या मिल रहा है, 101। तो फॉर एग्जाम्पल जब आप एक नंबर को, फॉर एग्जाम्पल मैं एक नंबर को 3 दफा अगर ऐड करता हूं तो ये बराबर है कि मैं उस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं। यही किया कि अगर टोटल 50 पेयर बन रहे हैं और हर पेयर का आंसर 101 है, तो 101 को 50 दफा ऐड करने का मतलब 50 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये काम तो मिंटू का काम था, 50 को 101 से मल्टीप्लाई करना कोई बड़ी बात नहीं है, आंसर आ जाएगा 50-50, दैट्स इट। ये टेक्निक लगाई थी उसने, तो इसी के जनरलाइज करके ना बुक वालों ने पूरी डेरिवेशन करके फॉर्मूला पूरा निकाला। वो शौक हो तो आप वो देख लेना। तो ये पूरी हिस्ट्री है इस फॉर्मूले के पीछे। इस तरीके से आपके पास अरिथमेटिक सीरीज का फॉर्मूला है। अब इसके अंदर कोई खास बातें हैं नहीं डिस्कस करने के लिए, मैं क्या डिस्कस करूं यहाँ पे, तो जो एग्जांपल्स हैं थोड़ी बहुत आती हैं एमसीक्यूज में, वही बता देता हूँ आप लोगों को। अच्छा एक चीज तो ध्यान में रखो, जनरल टर्म का फॉर्मूला और सम का फॉर्मूला, इसमें फर्क होता है। फर्क यह है कि कुछ जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है ना, जैसे अरिथमेटिक का जनरल टर्म का फॉर्मूला हो या अरिथमेटिक सीरीज के सम का फॉर्मूला हो। अब इनमें फर्क क्या होता है, जब आप अरिथमेटिक मतलब किसी भी जनरल टर्म के अंदर, किसी सीक्वेंस की जनरल टर्म के अंदर आप एन की 1 वैल्यू पुट करते हो तो पहली टर्म मिलती है, 2 पुट करते हो दूसरी टर्म मिलती है, 3 पुट करते हो तीसरी टर्म मिलती है। जब आप सम का जो जनरल टर्म फॉर्मूला है ना, उसमें जब आप एन की जगह 1 पुट करते हो तो चलो ए की पहली टर्म मिलती है, जब एन की जगह 2 पुट करोगे तो पहली दूसरी टर्म का सम मिलेगा, जब एन की जगह 3 पुट करोगे तो पहली दूसरी तीसरी टर्म का सम मिलेगा, जब एन की जगह 4 पुट करोगे तो पहली दूसरी तीसरी चौथी टर्म का सम मिलेगा। तो दोनों फॉर्मूले में फर्क है, एक फॉर्मूला आपको टर्म्स दे रहा होता है और एक फॉर्मूला आपको सम दे रहा होता है टर्म्स का, कि अगर मैंने 10 पुट किया तो 1 से लेकर 10 तक का सम देगा मुझे, अगर मैंने 20 पुट किया तो 1 से लेकर 20 तक का सम देगा मुझे। ये फर्क होता है इन दोनों फॉर्मूले में। सही है। सबसे पहले तो मैं एक सवाल कराता हूं जिसमें आप ये मालूम कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल एक सीक्वेंस है 1 5 9 13 और आपको बोला हुआ है कि इसको आप 40 टर्म्स तक ना ऐड करो। अभी इसकी 4 टर्म है, आपने क्या करना है, इसकी जो 40 टर्म है ना उनको आपस में ऐड करना है, और बताओ सम क्या आ रहा है। तो कैसे ऐड करेंगे, फॉर्मूला यूज करो। एन यहाँ पे क्या है 40, इसकी 40 टर्म को आपने ऐड करना है, तो एन की जगह 40 पुट करो। ठीक है। 2a यहाँ पे 1 है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो 2 आएगा। एन अगेन 40, 40 माइनस 1 39 होता है, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 4 आ रहा है। इस पूरी चीज को आपने सॉल्व करना है, 20 हो जाएगा। 39 को 4 से करोगे 156, 156 को 2 से ऐड करो तो 158, इसको मल्टीप्लाई करो 1580, 3160 आ जाएगा। इसका मतलब 40 टर्म का सम जो है वो 3160 है। अब ऐसे निकालना कितना मुश्किल काम था, मैनुअली अगर आप ऐड करते हैं, लेकिन फॉर्मुला आपने यूज किया, आपके पास आंसर आ रहा है। ठीक है। ये तो आपके पास 40 टर्म का सम आ गया ना, लेकिन अगर आपको बिलफर्स्ट सम का यहाँ पे जनरल टर्म फॉर्मुला निकालना होता, लाइक इसी सवाल को मैं आपको ये बोलता कि यार इसका सम का जनरल टर्म का फॉर्मुला निकालो, तो अब आपके पास एन नहीं होता। तो लेट से अब आप क्या करते हैं, अब आप कैसे इसको सॉल्व करोगे, एन अपॉन 2, 2a
प्लस n माइनस वन डी, डी यहाँ पे 4 है, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 4n-4। अच्छा जी, 2-4 जो है वो -2 हो जाएगा, तो 4n-2। अगर आप ब्रैकेट से 2 कॉमन ले लो, उसको इससे कैंसिल कर देना, रिजल्ट में आएगा ये वाला फॉर्मूला। तो ये जनरल टर्म फॉर्मूला निकाल लिया। पहले तो मैंने n की जगह 40 पुट कर दिया था ना, तो चलो 40 टर्म का आ गया। ये मैंने अब सम का जनरल टर्म का फॉर्मूला निकाल लिया। इसका फायदा ये है कि अब मुझे कितनी भी टर्म का सम चाहिए, मैं इसके अंदर पुट करूंगा, मेरे पास सम आ जाएगा। जैसे आपको दिखने में लग रहा है बिलफर्ज, अगर मैं शुरू की 3 टर्म का सम करूंगा तो क्या आएगा, 1 + 5 6, 6 + 9 15। आप क्या करो, आप इधर n की जगह 3 पुट कर दो, यहां पे 3 पुट करोगे, 3 2 जा 6, 6 - 1 5, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करो 15। तो सम के जनरल टर्म में जब आप n की 3 वैल्यू पुट करोगे तो तीसरी टर्म नहीं आएगी, शुरू की तीनों टर्म का सम आएगा। इसी तरह 4 पुट करके देख लेना, आपके पास 27 आ रहा होगा। इसी तरह अगर 40 पुट करोगे तो आपके पास 300 और 3160 आ रहा होगा। ये सम का जनरल टर्म का फॉर्मूले का काम होता है। कोई मसला? अच्छा, नो सर। अगेन अब इसके फॉर्मूलों में ना यार, ये एमसीक्यूज आप लोग को सॉल्व करना, बाकी बुक में क्वेश्चन नंबर 3 भी है 6.2 का। अगर आप देखो तो ये बेसिकली 3 फॉर्मूले हैं, 2 ये फॉर्मूले हैं और इसके साथ वो जो जनरल टर्म का फॉर्मूला है ना, एपी के अंदर पढ़ा था, उसको भी शामिल कर लो, a + n-1d। नॉर्मली इस वाले फॉर्मूले को एल की फॉर्म में भी लिखवाया जाता है। मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं जिसमें ये फायदा होगा। जैसे एक सवाल मैं देता हूं आपको, लेट्स से सवाल आपके पास क्या लिखा हुआ है, आपको ए की वैल्यू दी हुई है 3, डी की वैल्यू दी हुई है 7, एन की वैल्यू दी हुई है 9। बोला हुआ क्या है कि फाइंड द मिसिंग एलिमेंट। मिसिंग एलिमेंट मतलब यहां पे आपको एक तो लास्ट टर्म निकालनी है, दूसरा आपको सम निकालना है। लेट से एमसीक्यूज में सवाल आता है कि एल निकालो, यहां पे दोनों भी आ सकता है, लेकिन लेट से आपको तीनों कंडीशन दे, बोले एल निकालो। अब आप लोग सोचो कि भाई एल का तो कोई फॉर्मूला ही नहीं था, क्योंकि आपने हमेशा ये ए एन की फॉर्म में पढ़ा था, तो इसलिए मैंने एल की फॉर्म में लिखवाया ताकि याद रहे आपको कि जनरल टर्म भी बोल सकते हो, लास्ट टर्म भी आप इसको बोल सकते हो। तो अगर तीन चीजें गिवन और आपको एल निकालना है तो एग्जैक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज करो, यहाँ पे ए एन डी पुट करना, आपको जो लास्ट टर्म है वो मिल जाएगी। उसके बाद अगर आप सम निकालना चाह रहे हो तो आपके पास ऑप्शन है, आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। अच्छा, डिपेंड करता है पेपर में, अगर डायरेक्ट आपके पास ये चीज बोली हुई है, इन 3 वैल्यूज को दिया हुआ है और बोला हुआ है सम निकालो, फिर तो आपके पास एक ही चॉइस है कि आप ये वाला फॉर्मूला यूज करो, क्योंकि इसी फॉर्मूले में ए एंड डी आ रहा है, इससे आप सम निकाल सकते हो। लेकिन प्रेफर अगर आपको दोनों चीज निकालनी थी, लेट से एज्यूम कर लो दोनों चीजें निकालनी थी, तो लास्ट टर्म तो आपने यहां से निकाल ली, अब आपको सम निकालना है। ये वाला सम का फॉर्मूला थोड़ा मुश्किल है, आप ये वाला यूज कर लेना, क्योंकि अगर आपने लास्ट टर्म निकाल लिया तो अब आपके लिए फॉर्मूला इजी है, यहाँ पे एल पुट करना, ए पुट करना, एन पुट करना, आपके पास डायरेक्ट सम आ जाएगा। ये थोड़ा आपको इजी लगेगा एज कंपेयर टू दिस, क्योंकि इसी फॉर्मूले को इसमें कन्वर्ट किया हुआ था ना, इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा काम करोगे फिर इसमें लाओगे, तो इससे बेहतर है डायरेक्ट ये वाला यूज कर लेना। तो टोटली डिपेंड करता है डाटा आपके पास क्या गिवन है। तो ये तो जितने एमसीक्यू सॉल्व करोगे, प्रैक्टिस होगी, इस क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेना, देख लेना, क्योंकि ई कैट का मतलब ये नहीं होता कि बुक को छोड़ दो तो नई चीज पढ़ेंगे हम, तो भाई टेक्स्ट बुक है। यूनिवर्सिटी में टेक्स्ट बुक वो होती है जिससे आपने पूरा सिलेबस पढ़ना होता है, रेफरेंस बुक में आप थोड़ी हेल्प लेते हो। इस्लाम में टेक्स्ट बुक क्या है, कुरान है। मसला वही, जैसे एजुकेशन है ना यहाँ पे, टेक्स्ट बुक को छोड़ा हुआ है, मसला दुनिया, हमने वैसे भी टेक्स्ट बुक जो कुरान है उसको भी छोड़ा हुआ है, और फलाने की बुक पढ़ लो, उसकी बुक पढ़ लो, वहां से पढ़ लो, कुरान मसला नहीं पढ़ा हुआ, कुरान अरबी में ही पढ़ना है, बस तर्जमा नहीं पढ़ना हमने। तो वही चीज है, भटकना जाना टेक्स्ट बुक से, जो आपकी बुक है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये ना हो कि सेंटर की ईकेट की बुक ढूंढते ढूंढते जो आपकी बुक है वो इग्नोर हो जाए, उसको पहले सॉल्व करना। और उन, मैं नहीं कह रहा बहुत डिटेल में, लेकिन जो छोटे छोटे क्वेश्चन है जो एमसीक्यूज में आ सकते हैं, 1 मिनट के अंदर आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि एमसीक्यूज में 1 मिनट वाला भी एमसीक्यूज आता है, 5 सेकंड वाला एमसीक्यूज भी आता है, 1.5 मिनट वाला एमसीक्यूज भी आता है, हर किस्म के एमसीक्यूज दिए हुए होते हैं, तो प्रैक्टिस आपकी अच्छी होगी उससे। सही है, तो इस किस्म के सवाल आपसे आ सकते हैं। टोटल 5 चीजें इन तीनों फॉर्मूले में, अगर आप देखो ना, एस एन एन ए डी एल, ये 5 चीजें, कोई भी अगर आपको 3 दे दें तो आप 2 निकाल सकते हो, कोई भी फॉर्मूला यूज करके 2 निकाल लेना, 3 दे देंगे 2 बाकी आ जाएंगे। अच्छा, मैं देखता हूँ कोई और, फाइंड द सम टू 20 हुज फोर्थ टर्म इज 7। अच्छा, फॉर एग्जांपल जैसे वो अभी सवाल मैंने बताया था ना, जैसे मैंने क्या बोला था, ये कंडीशन उन्होंने यहाँ पे दी हुई है कि आपको एक अरिथमेटिक एपी है, मतलब अरिथमेटिक सीक्वेंस, उसकी चौथी टर्म दी हुई है कि वो 7 है, 7th टर्म दी हुई है कि वो 13 है, और आपको बोला है सम टू 20 निकालो। मतलब उस सवाल में मैंने बोला था ना T20 निकालो, अब यहाँ पे T20 नहीं बोला हुआ, आपको बोला हुआ सम टू 20, मतलब आपको यहाँ पे S20 निकालना है।
लेकिन तरीका वही रहेगा। मैंने कहा था एक ही दफा चीज सीखो, बार बार कुछ नया काम याद ना रखना पड़े। वही डाटा गिवन है ना। जनरल टर्म का फॉर्मूला था, इसमें आप एन की जगह 4 पुट करना, लेफ्ट हैंड साइड पे 7 रखना, आपके पास इक्वेशन आ रही होगी ए और डी की फॉर्म में। इसी तरह एक इक्वेशन यहां से आ रही होगी ए और डी की फॉर्म में। बस वहां से ए और डी निकालना, जैसे ए और डी आ जाए, सम निकालने के लिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज करना, एन की जगह 20 पुट करना, ए डी आपके पास आया होगा, डायरेक्ट आपके पास 20 टर्म का सम आ जाएगा। ठीक है। और अगर T20 बोलेंगे, वो तो मैंने पहले आप लोगों को बता दिया था। T20 अगर निकालना है तो फिर यहाँ पे एन की जगह 20 पुट करना, ए डी की जो वैल्यू निकालेंगी वो पुट करना। तो मतलब इसको ए एन की फॉर्म में रखना ना, ए एन बोले या टी एन की फॉर्म में रख लो, एक ही बात है, नोटेशन से घबराना नहीं। तो अगर T20 निकाल रहे हो तो ये वाला फॉर्मूला, S20 निकाल लो ये वाला फॉर्मूला, मेथड सेम ही है। अच्छा और क्या है, फिर एक सवाल आया है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज मेक द सम 90। आपको एक सीरीज दे देंगे, बोलेंगे भाई कितनी टर्म्स आपको चाहिए कि सम आपके पास कितना हो जाए, 90 हो जाए। मतलब इस सीरीज की मैं कितनी टर्म्स पिक करूंगा और जब उनको ऐड करूंगा तो मेरे पास सम 90 होगा। मतलब नंबर ऑफ टर्म आपको बतानी है, कितनी नंबर ऑफ टर्म का सम जो है वो 90 के बराबर होगा। अच्छा सीरीज में आप ऐड ही करते हो, ऐसा नहीं, सीरीज की डेफिनेशन में नहीं होता कि आपने टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करना है, ये नहीं होता। ये जो सब्ट्रैक्शन आता है ना, ये सीक्वेंस में से आ रहा होता है। सीरीज का मतलब होता है आपने ऐड करना है, सीक्वेंस का क्या मतलब, ये जो सीक्वेंस होगी वो ये होगी -8 -6 -4, इस टाइप की सीक्वेंस पूरी चल रही होगी। जब आप उसको ऐड करोगे तो रिजल्ट में आपको ये चीज नजर आ रही है। सीक्वेंस में, सीरीज में आप ऐड ही करते हो, ये माइनस जो है ये सीक्वेंस की टर्म से आ रहा होता है। तो ये मत समझना कि सीरीज की डेफिनेशन ये है कि आप ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो, नहीं, डेफिनेशन में जस्ट आप ऐड कर रहे हो। ठीक है। तो जब मैं इनको ऐड करूंगा, मैं इस फॉर्म में लिखूंगा तो देखो कंफ्यूजन दूर हो जाएगी ना। ये असल तरीका था लिखने का। लेकिन जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये चीज बन रही होगी। तो ये टेक्निकल तौर पर एक पॉइंट मैंने क्लियर किया। खैर, अब आपको यहाँ पे टोटल नंबर एन निकालना है कि कितनी नंबर ऑफ टर्म मैं पिक करूंगा, सब मेरे पास 90 आएगा। तो आपको गिवन क्या है, फर्स्ट टर्म गिवन है, कॉमन डिफरेंस गिवन है। -8 और -6 में ऑब्वियसली बात है कॉमन डिफरेंस जो है ये 2 का होगा, क्योंकि -8 के अंदर 2 ऐड करोगे -6। अगर मैं इसको सीक्वेंस बनाऊं ना, तो -8 -6 -4, तो हो क्या रहा है, मैं 2 ऐड करता जा रहा हूँ, अरिथमेटिक सीक्वेंस अगर बनाऊं इसकी तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 2 आ रहा होगा। अच्छा सम जो है यहाँ पे वो 90 आ रहा है। असल में आपको मालूम करना है कितने एन के, मतलब कितनी नंबर ऑफ टर्म है जिनका सम 90 आ रहा है, मतलब एन मालूम करना है यहाँ पे। कोई बड़ी बात नहीं है, फॉर्मूला आप लोगों के सामने है, लेफ्ट हैंड साइड पे आपको सम गिवन है तो 90 लिख दो। अच्छा एन आपको निकालना है तो एन अपॉन 2, 2 ए को 2 से मल्टीप्लाई करो -16, एन -1 कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 2 है, इस 2 को जाके मल्टीप्लाई करवा दो, 180 हो जाएगा। अच्छा जी, 2n और -2, -2 और -16 -18 हो जाएगा, और यहाँ पे 2n है। ये आपके पास सिचुएशन बन रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही होगी। यहाँ पे सॉल्व करो तो 180 को भी मॉडल ले जाता हूँ ना, और इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, 2n² -18n, और इसको उधर ले जाओ 180। पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड हो रही है, 2 से डिवाइड कर दो, यहाँ पे आ जाएगा 9, यहाँ पे आ जाएगा 90। ये बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। अब आपने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, इसकी मिडल ब्रेक इजी होगी यहाँ पे, इतनी भी इजी नहीं है। क्या मिडल ब्रेक होगी यहाँ पे, 10 9 तो नहीं होगी। आपने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना होगा ना, बताओ जल्दी से क्या करें यहाँ पे, 15 6, 15 6 सही है, 15 6 हो जाएगा। 15 को 6 से करें 90 आता है ना, हाँ, और सब्ट्रैक्ट करेंगे, हाँ 15 15 6 आएगा, सही है, 15 होगी। -15n + 6n -90। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, मैं सॉल्व करवाना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन जाहिर सी बात है कोई काम की चीज है तभी मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, वरना तो ये आप लोगों को होमवर्क होता। 6 ले लो तो यहाँ से n -15 हो जाएगा। अच्छा जी, n -15 आ गया, यहाँ से n + 6 आ गया। सॉल्व करोगे, देखो दोनों वैल्यूज जो आ रही है ना, एक आ रही है 15, एक आ रही है -6। मैंने बताया था n जो है वो आपके पास पॉजिटिव नेचुरल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर बोल दो या नेचुरल बोल दो, नेगेटिव नहीं हो सकता इस तरीके से। तो अगर n 15 आ रहा है, इसका मतलब 15 वाली वैल्यू आप पिक करोगे, जो -7 वाली उसको आप यहां से हटा दोगे, तो इसका मतलब इसकी जो 15 टर्म जब आप पिक करोगे ना, तो सम यहाँ पे 90 के बराबर होगा। अगर आपके पास फालतू टाइम है तो इसकी 15 टर्म पिक करना, उनको ऐड करना, देखना सम 90 आ रहा। अच्छा एक सवाल था जिसके अंदर दोनों वैल्यूज ठीक थी, वो मैं आपको बता रहा हूँ, इसको ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका मेरे ख्याल में जो पार्ट नंबर 1 है,
क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट नंबर 1 एक्सरसाइज 6.2 पुरानी बुक जो आप लोगों के पास होगी सिंध बोर्ड की, इसमें है, मैं वैसे बता देता हूँ, किसी को शौक तो वैसे कर लेना। सीरीज क्या है? 21 प्लस 18 प्लस 15 प्लस डॉट डॉट डॉट। सवाल क्या पूछा था? हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस सीरीज मस्ट बी टेकन टू अमाउंट टू 66। वही सवाल है, कितनी टर्म्स मैं पिक करूं कि मेरे पास सम 66 आ जाए। ये सवाल आपसे पूछा था। तो यही काम आप सब करोगे, लेकिन एंड पे एन की दो वैल्यूज आ रही होंगी और दोनों ठीक होंगी, वहां पे दोनों पॉजिटिव होंगी, दोनों ठीक होंगी। तो उसकी एक्सप्लेनेशन क्या होगी कि आप क्योंकि उसमें नेगेटिव आ रहा होगा ना, आप उसको एक्सपेंड करना खुद ही आपको समझ आ जाएगी। क्या फॉर एग्जाम्पल 4 टर्म पिक करोगे सीरीज की तब भी 66 आ रहा होगा, या अगर आप इसके 11 या 12 टर्म पिक करोगे तब भी सम 66 आ रहा होगा। क्योंकि जब 11 एक्सपेंड करोगे कुछ नेगेटिव उससे कैंसिल होकर दोबारा 66 आपको दे रहे होंगे। तो जरूरी नहीं कि एक ही वैल्यू आएगी, दो वैल्यू भी आ सकती है। ये जो मैंने एग्जाम्पल बताई है इसको सॉल्व करना, आपको समझ आ जाएगी। तो आपने फिर दोनों वैल्यूज को ऑप्शन में ढूंढना है। अगर दोनों वैल्यूज लिखी होंगी तो फिर बोथ का ऑप्शन भी कहीं पे होगा। तो जरा ध्यान से सॉल्व करना इस चीज को। सर ये तो 21 18 16 और क्या सर? 21 प्लस 18 प्लस 15, बस। मतलब फर्स्ट टर्म 21 है, कॉमन डिफरेंस -3 है, यहाँ पे सम तुम्हें 66 चाहिए। इसको सॉल्व करना है। अच्छा सर, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये भी एनईडी के पेपर में आया था। मैंने टर्म निकाल के फिर जो आंसर देना वो मैंने पुट करके निकाल लिया था। टर्म निकाल के आंसर पुट करके निकाल लिया था। अच्छा, तो तुमने पूरा एक्सपेंड किया होगा और देखा होगा सम किसका 66 आ रहा है। नहीं नहीं, ये जो एसएन वाला फॉर्मूला ना, ये निकाल के कोडिड इसका क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया था, आंसर पुट करके मैंने निकाल दिया था। बस तुमने यहीं पे रुक गए होगे और तुमने ऑप्शन जो है वो यहाँ पे पुट किए होंगे। ये भी अच्छा तरीका है, इतना कोई टाइम जी नहीं बचेगा। अगर इक्वेशन इजी है तो इतना टाइम नहीं बचेगा, लेकिन तरीका ठीक है कि आप यहां तक पहुंचो। एमसीक्यूज में जाहिर सी बात है एन की वैल्यूज गिवन होंगी ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में, तो उन वैल्यूज को आप इक्वेशन में पुट करो। जो वैल्यूज इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है और वो वैल्यूज पॉजिटिव होनी चाहिए, पॉजिटिव मतलब सब नेचुरल नंबर होनी चाहिए। तो जो जो सेटिस्फाई करती जा रही है इसका मतलब वो आपका राइट ऑप्शन है। अच्छा, अरिथमेटिक मीन का टॉपिक क्या है कि अगर आपके पास दो किस्म के टॉपिक है यहाँ पे, अगर आपके पास 3 टर्म्स हैं जो कि एपी के अंदर मौजूद है, इसको जनरल लैंग्वेज में हम इस तरह लिखते हैं ए कैपिटल ए बी। अगर आपको बोला जाए 3 टर्म जो है ये एपी के अंदर है, मैं स्पेसिफिक एग्जांपल भी आपको दे देता हूँ। लेट से 3 टर्म कोई भी हम एपी के अंदर लेते हैं, नहीं 10 होगा। तो जब 3 टर्म्स एपी के अंदर होती है ना, तो दरमियान वाली टर्म जो है वो अरिथमेटिक मीन होती है। अरिथमेटिक मीन थोड़ा फैंसी वर्ड है, बचपन में आप लोगों ने एवरेज सीखा था, ये एवरेज होती है, आप ये समझ लो। दो नंबर्स का एवरेज आप कैसे निकालते थे? उन दोनों नंबर्स को ऐड करते थे, डिवाइडेड बाय 2 करते थे। इसको आप एवरेज भी बोल सकते हो, स्टैट्स वालों में तो काफी यूज होता है अरिथमेटिक मीन, मॉड, मीडियन। 3 किस्म के ये एवरेज होते हैं जो आप यूज करते हो। एक अरिथमेटिक मीन होता है, एक मतलब सिंपल मीन होता है, एक मॉड होता है, एक मीडियन होता है। इसमें सबसे ऑप्टिमल जो होता है ना मेरे ख्याल में वो मीडियन होता है। क्योंकि देखो अरिथमेटिक मीन का मसला क्या है, अगर आप सब डाटा का एवरेज निकालोगे ना, ये तो चलो एपी से अगर हम निकल जाएं, सिर्फ एवरेज की बात करते हैं। तो लेट से अगर कोई एक स्टूडेंट, एक क्लास टेस्ट हुआ है, उसमें एक बच्चा थोड़ा नल्ला है, बाकी सब अच्छे बच्चे हैं। तो लेट से फॉर एग्जाम्पल 5 बच्चे थे, 100 में से 100 का टेस्ट हुआ, एक ने 80 नंबर लिए, एक ने 85 नंबर लिए, एक ने 90 लिए, एक ने 84 लिए और एक ने 2 नंबर लिए। अब जब आप इनकी एवरेज निकालोगे ना, पांचों को ऐड करोगे, डिवाइड बाय 5 करोगे, तो एवरेज कोई आ रही होगी मेरे ख्याल में 60-70 के आसपास ही आ रही होगी। लेकिन ये कोई ढंग की बात थोड़ी ना। एवरेज का मतलब क्या होता है कि 5 के 5 बच्चों ने तकरीबन 60-70 नंबर लिए हैं, जो कि सेंस नहीं बना रही। तो एवरेज कोई अच्छी चीज नहीं होती डाटा को एस्टिमेट करने के लिए। बेस्ट होता है मीडियन, मेरे जहन से भूल गया मेरे ख्याल में मीडियन या मॉड, ये बेस्ट इनमें से कोई आपको नजर आएगा। इसको आप बोलते हैं आउटलायर्स। आउटलायर्स का मतलब होता है ये कंप्यूटर साइंस वाले या जो ये वाले बंदे काफी आउटलायर्स को डिस्कस कर रहे होते हैं। आउटलायर्स होता है जो डाटा से हटके कोई चीज आ गई है, तो उसके लिए फिर ये लॉजिकल नहीं बात होती कि यार वो पूरी एवरेज को खराब करती है। तो एवरेज फिर अच्छी एस्टिमेशन नहीं होगी, फिर आप मीडियन यूज कर लोगे या मॉड देख लोगे उसके अंदर। ठीक है, खैर कहाँ बात निकल गई। तो 2 नंबर का जब आप एवरेज लेते थे ना, तो जो 2 नंबर का एवरेज आता था, अगर आप उस नंबर को उन 2 नंबर्स के दरमियान लिख दोगे, तो वो बेसिकली एक अरिथमेटिक सीरीज बना, अरिथमेटिक सीक्वेंस बना रहे होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इसको हम इस तरह समझते हैं कि मेरे पास एक नंबर था 5, एक नंबर था फॉर एग्जांपल 16 या 15 कर लेते हैं, थोड़ी अच्छी वैल्यूज आएंगी। मैं क्या करता हूं, मैं इन दोनों नंबर का एवरेज निकालता हूं, ये हो जाएगा 10। अगर मैं उस एवरेज को इनके दरमियान लिख देता हूं, तो अब अगर आप ऑब्जर्व करो ये पूरी अरिथमेटिक बन रही है, जिसका कॉमन डिफरेंस जो है वो 5 है, फर्स्ट टर्म उसकी 5 है। तो जब भी आप किसी 2 नंबर का एवरेज निकालते हो और उस एवरेज को उन 2 टर्म्स के दरमियान लिख देते हो, तो वो आपकी पूरी एक अरिथमेटिक सीक्वेंस बन रही होती है, जिसको दूसरी लैंग्वेज में हम ये बात बोलते हैं
कि अगर 3 नंबर्स अरिथमेटिक सीक्वेंस के अंदर मौजूद है तो दरमियान वाला नंबर क्या होगा, एवरेज होगा, जिसको आप बोलते हो अरिथमेटिक मीन। मीन का वर्ड यूज होता है, मीन बोल दें, एवरेज बोल दें, या अरिथमेटिक मीन बोल दें, क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन भी तो होता है ना, मीन डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो एवरेज जो है ना उसको आप अरिथमेटिक मीन बोलते हो। जब एवरेज का वर्ड यूज करते थे ना वो अरिथमेटिक मीन के सेंस में यूज होता है। तो अगर 3 नंबर एपी के अंदर है, दरमियान वाला नंबर अरिथमेटिक मीन होगा। आप चेक करके देख लो, 2 और 10 का एवरेज निकालोगे तो 6 आ रहा होगा। इसको जनरलाइज लैंग्वेज में आप किस तरह लिखोगे कि अगर ए, कैपिटल ए और बी, ये 3 नंबर्स एपी के अंदर है तो दरमियान वाला नंबर मतलब कैपिटल ए, इन दोनों का एवरेज होगा, मतलब ए प्लस बी अपॉन 2 होगा। जनरलाइज लैंग्वेज में आप इस तरह लिखते हैं। तो यार कौन सी नमाज हो रही है? खैर हमारी मस्जिद में 9:15 होती है। खैर हो सकती है तुम्हारी जल्दी। इसको इस तरह भी लिख सकते हो आप, जो एवरेज का मैंने पूरा आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताया, ये वैसे आप अरिथमेटिक की कंडीशन लगा के भी इसको प्रूव कर सकते हो फॉर्मूले को। आपको कंडीशन पता है कि डिफरेंस सेम रहता है, तो इन दोनों का डिफरेंस बराबर होगा इन दोनों के डिफरेंस के, क्योंकि ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है। तो -1 उधर ले आओ, ये 2a हो जाएगा, -1 उधर ले जाओ, ये पॉजिटिव हो जाएगा। यहां से a की वैल्यू निकालो, a प्लस बी अपॉन 2 आ जाएगी। तो सिंपल ये तरीका होता है। अब ये सवाल आता किस तरीके से? सवाल इस तरीके से आएगा कि आपको फॉर एग्जाम्पल बोल देंगे कि यार ये 2 नंबर हैं, इनकी अरिथमेटिक मीन निकालो। तो 2 नंबर कोई भी दे देंगे, अरिथमेटिक मीन निकाल लेना, उन दोनों को ऐड करना, डिवाइड बाय 2 कर लेना। या ये बोलते हैं कि इंसर्ट 1 अरिथमेटिक मीन बिटवीन दीज 2 नंबर्स। तो अगेन मतलब वो ये उन 2 नंबर्स का एवरेज निकालो, उनके दरमियान इंसर्ट कर दो उसको, तब भी वो अरिथमेटिक सीक्वेंस पूरी बन रही होगी। तो एक तो अरिथमेटिक मीन का ये सवाल आपको दे रहे हो। दूसरा सवाल ये होता है कि अगर 2 नंबर्स के दरमियान ज्यादा नंबर्स आ जाएं तो फिर क्या कॉन्सेप्ट होगा? लेट से इसको पहले मैं एग्जांपल से समझाता हूं। हम एक एपी बनाते हैं। फॉर एग्जांपल ये 3 से ज्यादा नंबर्स एपी के अंदर मौजूद हैं। आप यहां पे ऑब्जर्व करोगे पहले को और आखिरी को छोड़ के बाकी सब एवरेज हैं। सिंपल लैंग्वेज में अरिथमेटिक मीन है। कैसे पता चला मुझे? अगर आप 2, 5, 8 को देखो तो 5 इनकी अरिथमेटिक मीन है। जब 8 और 2 का एवरेज निकालोगे तो 5 आएगा। इसी तरह 5, 8, 11 को देखो, 5 और 11 का एवरेज निकालोगे तो 8 आएगा। इसी तरह इनको देखो, 8, 14 का एवरेज निकालोगे 11 आएगा। इनको देखो 11, 14, 17, 11 और 17 का एवरेज निकालोगे 14 आएगा। 2 और 17 जो है ये कोई अरिथमेटिक मीन नहीं होंगे, क्योंकि ये कॉर्नर पे है। आपको अगर अरिथमेटिक मीन दरमियान में होती है ना तो ये 2 और 17 दरमियान में तो हो नहीं सकते। दैट्स वाई जुमला बोला जाता है कि अगर 2 नंबर्स के दरमियान बाकी नंबर्स आप इंसर्ट कर दो तो दरमियान वाले सारे नंबर अरिथमेटिक मीन होंगे। अब बच्चों के जहन में आता है क्यों होंगे अरिथमेटिक मीन? वो ये वजह है जो मैंने आप लोगों को समझाई है कि 2 नंबर्स के दरमियान जितने भी नंबर्स आप इंसर्ट करोगे, अगर ये सारे अरिथमेटिक सीक्वेंस के अंदर है तो पहले और आखिरी के दरमियान जितने भी नंबर्स होंगे वो सब अरिथमेटिक मीन होंगे। क्यों? क्योंकि वो उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे जो मैंने आप लोगों को पूरी सिखाई है। तो जनरलाइज लैंग्वेज में इस तरह बोला जाता है कि इफ ये सारे नंबर ये सारे लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं पूरे, ठीक है, एक सीक्वेंस पर लिखी हुई मैंने। अगर ये पूरी सीक्वेंस एपी के अंदर है, ये कंडीशन उसी वक्त होगी अगर ये एपी के अंदर है, सारे नंबर्स एपी के अंदर थे। तो अगर सारे नंबर्स आपके एपी के अंदर मौजूद हो तो दरमियान वाले सारे नंबर्स क्या होते हैं? अरिथमेटिक मीन होते हैं। तो मैं क्या लिखूंगा देन? दरमियान वाले सारे नंबर मतलब A1 से स्टार्ट करके A2, A3 अप टू AN तक, ये सारे नंबर क्या होंगे? इनको आप बोलोगे एन अरिथमेटिक मीन। अब जनरलाइज लैंग्वेज है। जनरलाइज लैंग्वेज का मतलब यहाँ पे आपको पता नहीं है एन क्या है। एन 5 भी हो सकता है, इसका मतलब 5 अरिथमेटिक मीन होंगी। जैसे इसमें अगर आप देखो तो ये 4 अरिथमेटिक मीन है। 2 और 17 के दरमियान 4 अरिथमेटिक मीन क्या है? 5, 8, 11, 14। तो बस 3 वाला का तो बता दिया था आपको। अगर ज्यादा नंबर्स अरिथमेटिक सीक्वेंस के अंदर मौजूद हो तो पहले और आखिरी को छोड़ के दरमियान के जितने नंबर्स हैं उन सबको आप बोलोगे कि वो अरिथमेटिक मीन है। रही बात इसका सवाल किस तरीके से आएगा, इसकी पूरी डेरिवेशन है। ऐसा एक सवाल एमसीक्यूज में काफी आता है, जरा देखते हैं कौन जवाब देता है। अगर मैं आपको बोलूं इस पूरी अरिथमेटिक सीक्वेंस है ना, अगर मैं आपसे पूछूं इस अरिथमेटिक सीक्वेंस के अंदर अभी टोटल कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं? n+2। n+2। एक्सीलेंट। क्योंकि देखो n तो आपके पास अरिथमेटिक मीन है। अगर मैं ओवरऑल पूरी सीक्वेंस की बात करूं ना, इसमें n तो अरिथमेटिक मीन है। इनके अलावा एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, तो टोटल n अरिथमेटिक मीन है और बाकी 2 और टर्म है। तो आप बोलोगे n+2 टर्म्स है इसके अंदर। ये मैंने सवाल आप तुमसे क्यों पूछा है? क्योंकि ये एमसीक्यूज में भी आया हुआ है
और दूसरी बात, ये जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये फॉर्मूला कैसे आएगा कि आपको पता है ये जो बी है ना, ये बेसिकली इसका नंबर क्या है, ये n+2 टर्म है, इस सीक्वेंस की n+2 टर्म है। ये आखिरी टर्म जो है इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म n+2 है ना, तो आखिरी वाली का नंबर क्या होगा, n+2 टर्म्स है। ठीक है, तो जब आप इस पे वो अरिथमेटिक सीक्वेंस का फॉर्मूला लगाओगे ना, क्या फॉर्मूला था, जनरल टर्म आप कंसीडर कर लो बी को, फिर था फर्स्ट टर्म यहां पे है ए, प्लस नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n+2 -1, मतलब n-1 होता था ना, वहां पे नंबर ऑफ टर्म n हुआ करती थी, यहां पे नंबर ऑफ टर्म n+2 है, तो n+2 -1 और कॉमन डिफरेंस। ये पूरा मैंने फॉर्मूला लगाया है अरिथमेटिक सीक्वेंस का इसके ऊपर, तो सॉल्व करो, ये ए जाके इधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस डी की तो खैर वैल्यू निकालनी है, सॉल्व करो, ये 2 -1 1 होता है सिंपल, तो ये n+1 होगा, n+1 इधर आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला जो आप लोगों के सामने लिखा है, तो ये फॉर्मूला निकालने के लिए मेन चीज आपको पता होनी चाहिए थी, सीक्वेंस के अंदर कितनी टर्म्स है, देयर आर n+2 टर्म्स इन दिस सीक्वेंस। एमसीक्यू तो पूछा जा सकता है, और ये फॉर्मूला भी आपने वहां से निकाला। तो ये फॉर्मूला बेहतर है याद रख लो, अगर नहीं याद रखना चाह रहे तो हर सीक्वेंस में आपको यहां से ना जो आखिरी टर्म होगी, जैसे मैंने यहां पे सवाल क्या दिया, इंसर्ट 5 अरिथमेटिक मीन बिटवीन 2 एंड फॉर एग्जाम्पल 20। आपको सवाल में बोला जाएगा कि 5 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करो 2 और 20 के दरमियान। अब आपके पास चॉइस है, आपको असल में यहां पे कॉमन डिफरेंस निकालना है, डी आपके पास होना चाहिए। जैसे डी आ जाएगा, आप इन दो नंबर्स के दरमियान 5 अरिथमेटिक मीन आसानी से निकाल लोगे। अब डी निकालने के लिए आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, ठीक है, या डी निकालने के लिए वही काम कर सकते हो जो मैंने आप लोगों को बताया कि जो आखिरी टर्म है 20, इस पे आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना कि फर्स्ट टर्म यहां पे 2 है, नंबर ऑफ टर्म यहां पे n+2 है, कॉमन डिफरेंस डी यहां पे इस तरह रख लेना। ठीक है, अब n यहां पे क्या है, याद रखना है, जो n आपको फॉर्मूले में नजर आ रहा है ना, या जो यहां पे n नजर आ रहा है, ये है नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन। ये n का मतलब क्या था, टोटल नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन। अगर 5 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करनी है तो n क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करो, वहां से भी आपके पास डी आ जाएगा। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा फॉर्मूला याद करना कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, अगर आप फॉर्मूला याद कर लो तो डी डायरेक्ट आपके पास आ जाएगा। और ये आप लोगों ने एक्सरसाइज में किया था, तो ये नई चीज नहीं है जो आप याद कर रहे हो, इस तरीके से कर लो कि सवाल पेपर में या तो एक अरिथमेटिक मीन का आ जाएगा, वो मैंने बता दिया, एक से ज्यादा अगर आपको बोला जाए, 5 निकालो, 4 निकालो, जितनी भी आपको बोला जाए, तो 2 नंबर दिए जाएंगे और बोलेंगे इसके दरमियान 5 अरिथमेटिक मीन निकालो लेट से, तो आप क्या करोगे, कॉमन डिफरेंस निकाल लेना। बी क्या होता है, आखिरी नंबर, ए क्या होता है, पहला नंबर, डिवाइड बाय एन क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन। सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 6, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 3 आ रहा है। अब आपके पास पांचों की पांचों अरिथमेटिक मीन आ जाएंगी। कैसे, ये जो पहली टर्म है ना, इसके अंदर आप कॉमन डिफरेंस ऐड करो 5, इसका मतलब ये आपकी पहली अरिथमेटिक मीन है। भाई पहली अरिथमेटिक मीन बेसिकली दूसरी टर्म होती है ना, तो दूसरी टर्म आप अरिथमेटिक में कैसे निकालते हो, पहली वाली के अंदर कॉमन डिफरेंस ऐड करते हो, तो वही तो मैंने काम किया, पहली वाली टर्म के दरमियान कॉमन डिफरेंस ऐड किया तो मेरे पास दूसरी अरिथमेटिक मीन आ गई। अब क्या करो, सॉरी पहली अरिथमेटिक मीन आ गई, अब इसके अंदर कॉमन डिफरेंस ऐड करो, दूसरी वाली आ जाएगी। तो मैं लिस्ट बना के लिख देता हूं, पहली वाली 5 है, दूसरी वाली क्या होगी, इसके अंदर आप कॉमन डिफरेंस को ऐड करो 3 को, तो दूसरी हो जाएगी 8, तीसरी क्या होगी, इसके अंदर ऐड करो, चौथी क्या होगी, इसके अंदर ऐड करो 3 कॉमन डिफरेंस, और पांचवी हो जाएगी यहाँ पे 17। तो ये उसी किस्म की मैंने एग्जांपल आपको दी हुई थी कि 2 और 20 के दरमियान आपको टोटल 5 इंसर्ट करनी थी, तो देखो ये 5 आ गई हैं, 5 8 11 14 17, सच दैट कि अगर आप इसको देखो तो ये पूरी अरिथमेटिक सीक्वेंस बन गई है, सम ऑफ एन अरिथमेटिक मीन। लेट से आपको ये सवाल जो मैंने दिया हुआ है ना कि 2 और 20 के दरमियान 5 अरिथमेटिक मीन निकालो, ये सवाल आपको इस तरह ना दिया होता, आपको बोलते हैं कि यार 2 और 20 के दरमियान जो 5 अरिथमेटिक मीन है उनका सम बताओ। अब वो आपको यही बोले कि 5 निकालो, वो बोल रहे हैं कि इन 5 का सम क्या होगा, हमें सम बता दो। अब अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता होगा तो आपके पास एक ही रास्ता होगा कि आप पहले 5 को निकालोगे इस पूरे प्रोसेस से, फिर जब पांचों आ जाएंगी उनको अलग अलग सम करोगे, फिर आपके पास पता चल जाएगा कि 5 अरिथमेटिक मीन का सम क्या है। अब अगेन लंबी चीज है इतनी बड़ी, आपको किसने क्या निकालना है, कभी जस्ट सम बताना है, तो सिंपल सम का फॉर्मूला क्या होता है, NA+B/2। सिंपल सा फॉर्मूला बुक ने डिस्कस किया हुआ है, क्या फॉर्मूला है कि जिन दो नंबर्स के दरमियान 5 अरिथमेटिक मीन का सम निकालना था ना, उन दो नंबर्स का एवरेज निकालो, मतलब A+B/2 का मतलब उनका एवरेज निकालो। तो 2 और 20 का एवरेज क्या होगा, 11, 2 + 20 22,
22 डिवाइड बाय 2 11 आ रहा होगा। उस 11 को मल्टीप्लाई कर दो n से, n मतलब जितनी अरिथमेटिक मीन 5 थी, तो ये फॉर्मूला पूरा आपने अप्लाई कर दिया। तो उन दो नंबर्स का एवरेज निकाला, 11 है, 11 को 5 से मल्टीप्लाई करो 55, दैट्स इट। आपको कोई 5 अरिथमेटिक मीन निकालने की जरूरत नहीं है, कोई उनको अलग से सम करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करोगे, 5 की 5, इवन 10 अरिथमेटिक मीन भी आ जाए, बस आप 10 से मल्टीप्लाई कर देना, कौन सी बड़ी बात है। और वेरीफाई भी कर सकते हो। 5 8 13, 13 को 11 में करो 24, 24 को इसमें करो 38, नहीं हाँ 38 के अंदर 17 ऐड करो तो 55 आ जाएगा। तो अगर आप मैनुअली भी चेक कर सकते हो, फॉर्मूला बिल्कुल ठीक है, तो ये आपका काफी वक्त बचाएगा। सही है। अब एक आखिरी चीज है जो एमसीक्यूज में इतनी यूज नहीं होती, लेकिन पूछ सकते हैं आपसे, ये नॉर्मली क्वेश्चन में यूज होती थी, अगर आपको याद हो, वो था नंबर्स इन एपी, कि अगर 3 नंबर्स एपी के अंदर लेट करने हो, 4 नंबर एपी के अंदर लेट करना, ये वाला टॉपिक था। वो ये है कि जब आपको बोला जाए ना कि 3 नंबर्स एपी के अंदर या 5 नंबर एपी के अंदर, मतलब ऑड नंबर्स अगर आपको बोला जाए 3 नंबर 5 नंबर, तो उसका क्या तरीका है, क्या लेट करोगे। अगर 3 नंबर्स आपको बोला जाए तो स्टार्ट आप करोगे ए से, इस तरफ जाओ ए प्लस डी, इस तरफ जाओ ए माइनस डी। अच्छा, ये मैं मेथड क्यों बता रहा हूं आपको, क्वेश्चन यही हो सकता है 3 नंबर लेट करने सर, ये 3 नंबर ये वाले लेट कर लें। मसला ये है कि ये नंबर जो है ना, ये आपको तंग करेंगे। लेट से कंडीशन आ जाएगी 3 नंबर का सम 5 है, जब आप इनको ऐड कर रहे होगे कोई चीज कैंसिल ही नहीं होगी, इक्वेशन में ए भी आ रहा होगा, इक्वेशन में डी भी आ रहा होगा, कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएंगी। जबकि ये 3 नंबर अगर आप लेट करोगे, तो अगर आप देखो जब मैं इनको ऐड करूंगा डी तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास डायरेक्ट ए आ जाएगा यहां से। तो ये मेथड आपके लिए आसानियां पैदा करता है कि जब 3 नंबर्स की कंडीशन गिवन है आपको कि उनका सम प्रोडक्ट जो भी गिवन है, तो बेहतर है कि आप ये वाले लेट कर लो, ये आपकी कैलकुलेशन को आसान करेगा। तो उसका ये मेथड है पूरा कि अगर 3 नंबर्स लेट करने तो स्टार्ट करो ए से, इस तरफ जाओ ए प्लस डी, इस तरफ जाओ ए माइनस डी। अगर ऑब्जर्व करो तीनों नंबर्स एपी के अंदर है ना भाई, इसके अंदर आपने डी ऐड किया तो ये आ गया, इसके अंदर डी ऐड किया तो ये आ गया अरिथमेटिक के अंदर। इसी तरह अगर आपको बोला जाए 5 नंबर अरिथमेटिक मीन के अंदर है, सेम ही मेथड होगा, स्टार्ट ए से करना है, यहां पे जाओगे ए प्लस डी, फिर जाओगे ए प्लस 2 डी, इसी तरह ए माइनस डी, इसी तरह ए माइनस 2 डी। सही है। अगर आप देखो अरिथमेटिक के अंदर है, जो कंडीशन सवाल में दी, फॉर एग्जाम्पल सम की कंडीशन दी होगी, आप इन पांचों को सम करोगे, देखना डी तो वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे, डायरेक्ट ए आ जाएगा। दूसरी कंडीशन में ए पुट करके डी निकाल लोगे, कैलकुलेशन कितनी आसान हो जाएंगी आप। 4 नंबर सेट करने का तरीका क्या होगा, ए प्लस डी, ए माइनस डी। इसी तरीके से यहां पे आप लिखोगे ए प्लस 3 डी, यहां पे लिखोगे ए माइनस 3 डी। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, यहां पे ए प्लस 2 डी लिख देते हैं, मिस्टेक। क्यों? क्योंकि इन दो के दरमियान आपने डिफरेंस रखा है 2 डी का, जबकि इनके दरमियान डिफरेंस डी का रखोगे। अगर यहां पे 2 डी पुट करोगे तो उसका मतलब इन दोनों के दरमियान डिफरेंस आपने डी का रखा है, जबकि इन दोनों के दरमियान डिफरेंस 2 डी का है, गलत हो जाएगा वो। तो अगर आपने मेथड को आसान किया है तो फिर उसको ठीक भी करो, ये ना गलत कर दो आसानी के चक्कर में। तो अगर 4 नंबर आपको लेट करने हैं तो आप इस तरीके से 4 नंबर लेट कर लो, सच दैट कि अगर फॉर एग्जांपल आपने इनको ऐड करना है तो देखो डी डायरेक्ट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ए आ जाएगा, दूसरी वाली कंडीशन में ए पुट करके डी निकाल लोगे, तो कैलकुलेशन आपकी काफी आसान हो जाएंगी। अगर 6 नंबर लेट करने तो पैटर्न यही है, यहां लिख देना ए प्लस 5 डी, यहां पे लिख देना ए माइनस 5 डी। सर ये इसका क्वेश्चन किस तरह आता है, मतलब ये नंबर लेट करके हमें क्या करना होता है। एक सेकंड, कोई इजी सवाल है तो मैं करवा देता हूँ। सम ऑफ द प्रोडक्ट होगा, नहीं ये मुश्किल है। no, सर आपने पीछे बताया था तो बीच में थोड़ा सा कट हो गया, सही समझ नहीं फाइनल आई। 3 नंबर्स इन एपी, हाँ ये इजी सवाल है, मैं करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 है ये 6.2 का, यहाँ पे सीख जाओ 6.3 का कि इन कंडीशन को इस्तेमाल कैसे करना है। लिखा हुआ क्या है, फाइंड द 3 नंबर्स इन एपी। सवाल सिंपल होगा, 3 नंबर्स निकालो एपी के अंदर। अच्छा, इसके अंदर ना जब एमसीक्यूज में सवाल आता है तो आपको इतना लंबा काम करने की जरूरत पड़ती नहीं है। ये बताने का ज्यादातर मकसद है कि यार आपको एमसीक्यूज में कभी डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं कि अगर 3 नंबर्स हमें लेट करने होते हैं तो हम क्या लेट करेंगे, जनरल फॉर्म आपसे पूछ लेंगे। क्योंकि अगर सवाल आता है ना तो आप वेरीफाई कर सकते हो। जैसे कंडीशन क्या है, फाइंड द 3 नंबर्स इन एपी हुज सम इज 15। आपको बोला गया कि उन 3 नंबर्स का सम 15 है और उनका प्रोडक्ट 45 है। ये चीज आप वेरीफाई कर सकते हो। आप सब ऑप्शंस में जाओगे, फॉर एग्जांपल ऑप्शन नंबर ए में 3 नंबर्स लिखे होंगे एपी के अंदर, आप उनका सम करना, आप उनका प्रोडक्ट करना। अगर ये दोनों कंडीशन वेरीफाई हो रही है वो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगर राइट नहीं, ऑप्शन नंबर बी पे जाओगे। तीनों नंबर ऑफ टर्म्स जो है, पहली बात एपी के अंदर होने चाहिए क्योंकि कंडीशन एपी की लिखी हुई है। ये ना कंडीशन वेरीफाई हो जाए और नंबर एपी के अंदर ना हो, तो 3 नंबर एपी के अंदर होंगे, आप देखना है दोनों कंडीशन वेरीफाई हो रही है, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर मेथड यूज करना है बिलफर्ज, तो कैसे यूज करोगे, 3 नंबर आप ये लेट करते हो,
ठीक है, तो आप सम वाली कंडीशन लगाओ, इन तीनों नंबर्स को ऐड करो, a माइनस डी को ऐड करो a के अंदर, इसको ऐड करो a प्लस डी के अंदर। सम की कंडीशन क्या है 15। देखो माइनस डी से डी कैंसिल, a प्लस ए प्लस ए, ये हो जाएगा 3a, a की वैल्यू यहां से 5 आ जाएगी। अब आप प्रोडक्ट लगाओ, प्रोडक्ट क्या है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, तो a मल्टीप्लाई a माइनस डी मल्टीप्लाई a प्लस डी, प्रोडक्ट क्या है 45 है। देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना बड़ा इजी है, ये तो हो जाएगा सिंपल a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। अब आप एक काम करो, a की वैल्यू आपको पता है, a की वैल्यू पुट कर दो, a 5 है तो यहां पे 5 पुट करो, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा तो यहां पे सिंपल 9 बच जाएगा। यहां पे 5 पुट करो, 5 का स्क्वायर 25, उधर ले जाओ सॉल्व करो, डी स्क्वायर 16 आ रहा होगा, डी की वैल्यू यहाँ पे प्लस माइनस 4 आ रही है। बस आपको ए और डी निकालना होता है। अब आपके पास तीनों नंबर्स आ जाएंगे। कैसे? आप यहाँ पे ए और डी की वैल्यू पुट कर दो, डी की दो वैल्यूज है, लेट से मैं ए की वैल्यू पुट कर रहा हूं 5 और डी की पुट कर रहा हूं 4, तो पुट करो यहाँ पे ए की जगह 5, डी की जगह 4, 5 माइनस 4 1। इसी तरीके से कॉमा ए यहाँ पे 5 है, कॉमा ए प्लस डी 5 प्लस 4 9, ये तीन नंबर्स आपके पास आ जाएंगे। चेक करके देख लो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। सम करोगे 15 आएगा, प्रोडक्ट करोगे 45 आएगा। तभी मैंने कहा था ऑप्शन में अगर लिखे हुए होंगे आप डायरेक्ट चेक कर सकते हो, इतना लंबा मेथड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप। और अगर आप डी की जगह -4 पुट करोगे तब देख लेते हैं, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, देख लेते क्या होगा। लेट से डी की जगह -4 पुट करते हैं, तो ए यहाँ पे 5 है, डी की जगह -4 पुट करोगे, माइनस माइनस पॉजिटिव, तो 5 प्लस 4 9, ए की जगह 5, ए प्लस डी मतलब 5 माइनस 4 1, उल्टे आ रहे हैं। अच्छा सीक्वेंस दोनों अलग हैं, 159 अलग सीक्वेंस है, 951 अलग सीक्वेंस है, लेकिन मकसद आपका था नंबर्स को मालूम करना। अब डिपेंड करता है, आप कोई भी वैल्यू पुट कर दो, नंबर्स आपको मिल गए 159, ये आपका मतलब ये था कि किसी तरह नंबर्स आपको मिल जाए, आपको नंबर मिल गया 159, दैट्स इट। कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, सही है। क्वेश्चंस में आप इन दोनों को अलग अलग देखते थे क्योंकि आप सवाल ये था कि फाइंड द 3 नंबर्स इन एपी, मतलब 3 नंबर्स भी मालूम करने हैं और एपी की कंडीशन को भी सेटिस्फाई करना है। तो चलो आप इन दोनों को अलग अलग कंसीडर करते थे क्योंकि ये दोनों अलग अलग अरिथमेटिक है। लेकिन एमसीक्यूज के अंदर इनमें से कोई एक आपको दिया होगा, या तो ये दिया होगा, ये दिया होगा, ठीक कर लेना कोई भी इसमें। दोनों भी दे सकते हैं, वो फिर बोथ का ऑप्शन आपको दिया होगा साथ। लास्ट क्लास में हमने किया क्या था, हमने सीक्वेंस के बारे में बेसिक बातें पढ़ी थी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जो हमने टाइप्स ऑफ सीक्वेंस देखी थी। नॉर्मली बच्चों को एपी जीपी एचपी बस यही पता होता है, मैंने आप लोगों को डिफरेंट किस्म की और सीक्वेंस बताई थी, उनके जनरल टर्म दिखाई थी, सीक्वेंस को डिस्क्राइब किस तरह करना है, मतलब बेसिक सीक्वेंस से रिलेटेड हर चीज आप लोगों को क्लियर की थी। उसके बाद हमने अरिथमेटिक जो सीक्वेंस वाला पोर्शन था उसको कंप्लीट किया था। उसमें मेनली 3 टॉपिक होते हैं, एक तो अरिथमेटिक सीक्वेंस से रिलेटेड सवाल आते हैं, उसका जनरल फॉर्मूला आप देखते हो, फिर एक अरिथमेटिक मीन का होता है उसका आप देखते हो, फिर एक अरिथमेटिक सीरीज का होता है, वो मैंने आप लोगों को बता दिया था। उन्हीं से रिलेटेड 2-3 थोड़े पॉइंट्स थे और मैंने कुछ सवाल करवाए थे, उनकी ट्रिक्स मतलब लास्ट क्लास में टाइम नहीं था तो मैंने उनको इग्नोर कर दिया था। तो मैं थोड़ी बहुत ट्रिक भी बता दूंगा अगर किसी को इंटरेस्ट होगा, लेकिन ट्रिक की लिमिटेशन है, मैं बता दूंगा यार, असल जो है वो मेथड होता है जो मैंने आप लोगों से डिस्कस किया हुआ है। तो लेकिन साथ थोड़ी ट्रिक भी डिस्कस कर दूंगा कि अगर इजी सवाल आ जाए तो चलो जल्दी में कर लेना, ठीक है, लेकिन असल मेथड याद होना चाहिए, वरना फंस जाओगे फिर। तो उनको जरा हम देख लेते हैं और एक दो पॉइंट जो है एग्जाम्पल जैसे वो अरिथमेटिक से रिलेटेड हो या जनरलाइज सीक्वेंस से रिलेटेड है उसको जरा सॉल्व करते हैं। जैसे मुझे एग्जाम्पल ये पंजाब बोर्ड में शायद नजर आई थी, एक सिंपल एक सवाल था आपको ना, मैंने कल भी बताया था, इसको रिकर्सिव फॉर्मूला आप कहते हो, कि जब आप जनरल टर्म को किसी टर्म्स की फॉर्म में, जैसे n-1 टर्म की फॉर्म में आपने एक्सप्रेस किया हुआ है, एक तो होता है ना आपका फॉर्मूला nth टर्म फॉर्मूला होता है, उसमें बस आप n की वैल्यू पुट करोगे आपको सीक्वेंस मिल जाएगी। उस फॉर्मूले की लिमिटेशन नहीं होती, उसमें एक अगर आपने 10वीं टर्म निकालनी है आप 10वीं टर्म निकाल सकते हो, आपने फॉर एग्जाम्पल 50वीं टर्म निकालनी है 50वीं टर्म निकाल लोगे। लेकिन इसकी लिमिटेशन ये होती है कि लेट से अगर मैं यहाँ पे 50वीं टर्म निकालना चाह रहा हूँ, मैं n की जगह 50 पुट करूंगा, 50 माइनस 1 49, मुझे 50 टर्म निकालने के लिए 49 टर्म पता होनी चाहिए। अच्छा अगर मैं 49 टर्म निकालने लगूंगा तो अगर n की जगह 49 पुट करूंगा यहाँ पे 48 आ जाएगा, अब 48 टर्म निकालनी पड़ेगी। तो रिकर्सिव फॉर्मूला का फायदा भी होता है कुछ जगहों पे, लेकिन ये नुकसान भी है। असल तो होता है कि nth टर्म फॉर्मूला मेन चीज है, वो पता हो तो काफी फायदा होता है आपको, लेकिन इसका भी थोड़ा बहुत आपको कहीं ना कहीं फायदा नजर आ जाता है। तो जैसे एक सवाल आपको दिया हुआ है, ये सीक्वेंस है, ठीक है, मतलब एक आपको रिकर्सिव फॉर्मूला पूरा दिया हुआ है और एक और डाटा आपको क्या गिवन है कि जो चौथी टर्म है वो 14 है। बस ये आपको डाटा गिवन है और आपको बोला हुआ है कि यार इसमें सीक्वेंस मालूम करो। सीक्वेंस मालूम करने का मतलब उसकी शुरू की 3-4 टर्म आप मालूम कर लो, फिर आप डॉट 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 लगा देना, वही पैटर्न चल रहा होगा पूरा।
तो अब शुरू की 4 टर्म कैसे आप मालूम करोगे? ये जो चौथी टर्म दी हुई है ना, इससे आपने यहाँ पे डाटा बनाना है। किस तरीके से डाटा बनाओगे आप सबसे पहले देखो n की मिनिमम वैल्यू आप क्या पुट कर सकते हो, यहाँ पे 2 पुट कर सकते हो, क्योंकि अगर आप 1 पुट करोगे ना तो ये तो 1 हो जाएगा, लेकिन 1 माइनस 1 ये 0 हो जाएगा। और आप लोगों के लेवल पे मैंने बताया था n जो है वो नेचुरल ही रहता है, तो आपने ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि जिसमें 1 2 3 यही चीज आ रही हो। तो सबसे पहले आप यहाँ पे n की जगह पे 2 पुट करोगे तो ये हो जाएगा a2, यहाँ पे 2 पुट करो ये हो जाएगा a1, n की जगह 2 पुट करो 2 + 1 3। अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व नहीं कर सकते, ना आपको a1 पता है ना आपको a2 पता है। अच्छा जी, फिर आप n की जगह यहाँ पे 3 पुट करो ये हो जाएगा a3, यहाँ पे पुट करो ये हो जाएगा a2, यहाँ पे 3 + 1 4 हो जाएगा, अगेन आपको नहीं पता। उसके बाद आप क्या करो, यहाँ पे 4 पुट करो ये हो जाएगा a4, यहाँ पे 4 पुट करो ये हो जाएगा a3, यहाँ पे 4 पुट करो 5। इस वाली इक्वेशन का आपको पता है, आपको चौथी टर्म उन्होंने दी हुई है, इसका मतलब आप चौथी टर्म से तीसरी टर्म यहाँ पे निकाल सकते हो। तो आप वैल्यू यहाँ पे पुट करो 14, a3 को उधर ले जाओ, पॉजिटिव 5 को उधर ले आओ, तो सॉल्व करना यहां से a3 जो है वो 9 के बराबर आ जाए। तो तीसरी टर्म आपको मिल गई 9 के बराबर। जैसे आपको तीसरी टर्म मिली है आप इस वाली इक्वेशन में पुट करके दूसरी टर्म निकाल सकते हो। तो इस वाली इक्वेशन में मैं पुट करता हूं a3 की जगह पे 9, यहां से मैं सॉल्व करूंगा तो a2 जो है वो मेरे पास 5 आ जाएगी, दूसरी टर्म भी मिल गई। जैसे मुझे दूसरी टर्म मिली है इससे मैं पहली टर्म भी निकाल सकता हूं, मैं पुट करूंगा इस इक्वेशन के अंदर a2 की जगह 5, सॉल्व करो a1 जो है वो 2 के बराबर हो जाएगा। और अब देखो मुझे शुरू की 4 टर्म पता चल गई है, मैं ये मोर देन इनफ होता है। अगर आपने किसी सीक्वेंस को पहचानना है 3 या 4 टर्म से आसानी से आप पहचान सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, पहली टर्म 2 है, दूसरी टर्म 5 है, तीसरी टर्म 9 है, चौथी टर्म 14 है, ये आपके पास सीक्वेंस आ गई। अच्छा, इस सीक्वेंस का कोई नाम नहीं होगा ऐसा, क्योंकि ना ये एपी है, जीपी भी नहीं है, एचपी भी नहीं है, मे भी क्वाड्रेटिक हो। डिफरेंस अगर हम निकाल के देखें तो यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे 5, हाँ क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक है सीक्वेंस। तो खैर इस तरीके से आप सीक्वेंस निकालोगे। अगर जनरल टर्म का फॉर्मुला आपको, देखो जनरल टर्म का फॉर्मुला गिवन होता है फिर तो लाइफ बड़ी आसान होती है। nth टर्म फॉर्मुला होता है, आप n की जगह 1 पुट करोगे पहली टर्म आ जाएगी, 2 पुट करोगे दूसरी टर्म, तो उस तरह सीक्वेंस निकालना बड़ा आसान होता है। लेकिन ये रिकर्सिव फॉर्मुला अगर आपको गिवन होता है तो फिर आप इस तरीके से सीक्वेंस मालूम करो। ये 3 ट्रिक आप लोगों को काफी फायदा देंगी, लेकिन लिमिटेशन पता होनी चाहिए। मैंने इन सबके ओरिजिनल मेथड आपको बताए हैं, मैं बता दूंगा कि किन किन सिचुएशन में वर्क करेगी, वरना ओरिजिनल मेथड आपको देखना पड़ेगा। कल हमने जैसे एक सवाल किया था जिसमें अगर आपको याद हो मैंने बताया था कि फॉर एग्जांपल आपको एपी की कोई 5वीं टर्म दे दें, लेट से 5वीं टर्म 9 है, आपको लेट से 10वीं टर्म दे दें कि 21 है, और आपको बोलें कि भाई फॉर एग्जांपल 15वीं टर्म निकालो। इस पे तो ट्रिक आपकी वैलिड ही नहीं है। असल मेथड इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए आपको। जो हमने 2 इक्वेशन यहां से बनाई थी, ए और डी आपने मालूम किया था, उससे आपके पास 15वीं टर्म आ गई थी। तो इसके लिए तो कोई ट्रिक नहीं है, क्योंकि ट्रिक बहुत लिमिटेड होती है। लेकिन एमसीक्यूज में कभी वो सवाल ना ऐसा देते हैं कि बच्चे जो है ना वो आसानी से सॉल्व कर लें उसको, तो उन पे ट्रिक वैलिड है। जैसे अगर इस किस्म का कोई सवाल होगा तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हो, मेहनत से बच जाओगे। जैसे अगर आपको बोला जाए कि 5वीं टर्म जो है वो 9 है और आपको बोला जाए कि 9th टर्म 5 है, ये पैटर्न जरा देख लो। 5वीं टर्म 9 है और जो 9th टर्म है वो 5 के बराबर है। ऐसी वाली सीक्वेंस जिसमें ये कंडीशन गिवन होती है ना, उसका कॉमन डिफरेंस -1 होता है। अगर आप ऑब्जर्व करो, जब इसको सॉल्व करेंगे ना कॉमन डिफरेंस -1 आएगा, तब भी चलो मैं बता दूंगा। लेकिन पैटर्न जरा देख लो कि 5वीं टर्म 9 है और 9th टर्म 5 है, मतलब ये आगे स्वैप हो रहे हैं पूरे, मतलब आपस में आपको नजर आ रहा है, पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई सेंस में आपको पता चल रहा है। तो अगर ये पैटर्न गिवन होना और इसके बाद आपको कोई भी टर्म निकालने को बोले, फॉर एग्जाम्पल 20वीं टर्म निकालो, 15वीं टर्म निकालो, कोई भी बोल दे, लेट से 16वीं टर्म बोल दें आपको, तो उसकी एक बहुत आसान शॉर्ट ट्रिक है जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं। लेकिन उसके लिए पैटर्न ये वाला होना चाहिए, बस इस चीज को ध्यान में रखो। अगर ये वाला पैटर्न होगा नहीं लगा सकते, क्योंकि इसमें कोई खास पैटर्न नहीं है, इसमें आपको ओरिजिनल मेथड ही यूज करना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए आप ट्रिक लगाओगे, क्या करोगे, आप सिंपल 9 और 5 को ऐड करो और माइनस कर दो कि जो यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या नंबर लिखा हुआ है 16, ये कर दो। तो 9 + 5 14, 14 - 16 क्या होगा, सिंपल -2 के बराबर होगा। इसका मतलब जो इसकी 16 टर्म है वो क्या है, -2 के बराबर है। इस तरीके से आप सॉल्व करोगे। इसको जनरलाइज में भी आप लोगों को बता सकता हूं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। वैसे समझ लो बस इसको कि 5वीं टर्म 9 हो, 9th टर्म 5 हो, और उसके बाद आपको कोई भी टर्म बोले, कोई मसला नहीं है, आप इन दोनों को ऐड करो, माइनस कर दो जो आपको बोले गए, और आपके पास आंसर आ जाए। ऐसी जो सीक्वेंस होती है ना, उनमें जो कॉमन डिफरेंस है -1 का आ रहा होता है। जैसे आप लोगों को मैं बताता हूँ अभी कि 5वीं टर्म इसकी क्या है, 9 है, उसके बाद जो टर्म होगी ना, ये 5वीं टर्म है, 6ठी टर्म होगी 8, 7वीं टर्म होगी 7, 8वीं टर्म होगी 6, 9वीं टर्म होगी 5। तो देखो 9वीं टर्म 5 है,
इसी तरह ये 9th टर्म थी। इसी तरह आप आगे चलते जाओ, जो 16वीं टर्म होगी ना, आप -1 कम करते रहो तो 16वीं टर्म जो है वो -2 होगी। तो अगर आप देखो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे -1 का आ रहा है। अगर आप सीक्वेंस मालूम करना चाहो मालूम कर सकते हो, ये 10 होगा फिर 11 होगा, करते करते पहली टर्म जो है वो शायद इसकी कोई 13-14 पहली टर्म आ रही होगी इसकी। तो ये स्पेसिफिक पैटर्न जो है इसमें कॉमन डिफरेंस -1 का होता है, लेकिन ये जानना आपके लिए जरूरी नहीं है। ट्रिक बस आपको पता होनी चाहिए कि अगर ये इंटरचेंज हो रहे हैं तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब देखो ये बहुत काम की ट्रिक है, मैंने पहले बताया मैं बहुत काम की ट्रिक बताता हूँ, एक्स्ट्रा नहीं बताता। अब ओरिजिनल मेथड अगर आप लोगों को याद हो, अगर आप इस पर अप्लाई करोगे तो ए डी यहाँ से इक्वेशन आ रही होगी, एक यहाँ से इक्वेशन आ रही होगी, फिर उन दोनों को सॉल्व करके ए और डी निकालोगे, फिर जब ए और डी आ जाएगा उसको इस फॉर्मूले में पुट करोगे, तब आपके पास आंसर आएगा। तो ये लंबा मेथड यहाँ पे तो ठीक है, लेकिन अगर इस पैटर्न में नजर आ गई आपको तो आप डायरेक्ट ट्रिक अप्लाई कर सकते हो। अब दूसरी ट्रिक बड़ी काम की ट्रिक थी, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि लेट से आपके पास अगर सवाल आ जाए, ये आप लोगों को 6.2 में सवाल मिल जाएगा अपनी बुक में। इसमें होता क्या है कि आपको किसी भी दो अरिथमेटिक सीरीज के ना सम का रेशो गिवन होता है। जैसे सवाल क्या है, सवाल जरा सुन लो आज जो मैं करवाने लगा हूं। अभी काफी बड़ा सवाल होता था, 1.5 पेज पे आप इसको सॉल्व करते थे, 1.5 पेज पे लिखा हुआ क्या था, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ 2 एपीज आर एज, उनका रेशो गिवन है कि 2 एपीज जो है उनका उन्होंने सम निकाला और सम का रेशो निकाला, मतलब डिवाइड किया तो एक रेशो आ रहा था। सवाल है फाइंड द रेशो ऑफ देयर फर्स्ट टर्म एंड ऑल्सो ऑफ देयर सेकंड टर्म। वो आपको बोलेंगे उनके फर्स्ट टर्म का रेशो निकालो और सेकंड टर्म का रेशो निकालो, ये सवाल आता है। तो जनरलाइज आपको सम का रेशो क्या गिवन है, ठीक है सम का रेशो आपको गिवन है यहाँ पे, रेशो की फॉर्म में आप इस तरह लिखोगे, क्या गिवन है, 13 - 7n 3n + 1, ये रेशो आपको गिवन है। और आपको करना क्या है, यहाँ पे मालूम करने को क्या बोला हुआ है कि उनकी फर्स्ट टर्म का रेशो, मतलब ये डैश का मतलब दूसरी वाली एपी, दोनों अलग अलग एपी है ना, तो दोनों की फर्स्ट टर्म अलग होगी, तो पहली वाली एपी दूसरी वाली एपी, उनकी फर्स्ट टर्म का रेशो ये आपको निकालना है और उनकी सेकंड टर्म का रेशो ये आपको निकालना है। ये सवाल आपसे पूछा गया। तो रेशो गिवन है सम का, जबकि आपको रेशो निकालना है टर्म्स का। फर्क है ना दोनों चीजों में। तो मैंने इसका आप लोगों को एक तरीका बताया था कि आप क्या करो, ये सम का रेशो गिवन है ना, आप क्या करो, आप इससे टर्म्स का रेशो निकाल लो। जब टर्म्स का रेशो आ जाएगा फिर आप किसी भी टर्म का रेशो निकाल लो, जनरलाइज आप निकाल लो ना, इसमें जनरलाइज हम निकाल लेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जनरलाइज फॉर्मूला है। अब सवाल को थोड़ा चेंज करके दे सकते हैं कि आपको सम का रेशो दिया हुआ है ना, लेट से आपको पेपर में बोले कि यार इनकी जो दो टर्म्स है ना उनके सम का रेशो निकालो, मतलब ये सवाल अगर आपको दे दें, अब इसके लिए आपको कोई नया काम नहीं करना, जस्ट सम का रेशो गिवन है, एन की जगह पे आप यहां पे 2 पुट कर दोगे, तो इसके लिए कोई नया काम नहीं करना। जब सम का रेशो दिया हुआ है और आपको सेकंड टर्म के सम का, मतलब दो टर्म, दोनों एपी में शुरू की दो टर्म के सम का रेशो आपसे पूछा जा रहा है, तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले में एन की जगह पे 2 पुट करोगे, आपके पास ये चीज आ जाएगी। जब सम का रेशो गिवन है तो सम का आप निकाल सकते हो आसानी से, लेकिन जब सम का रेशो दे और आपको टर्म्स का रेशो निकालना हो तो फिर आप ये ट्रिक अप्लाई करते हो, और ज्यादातर सवाल इसी तरह आता है, वरना इसमें तो डायरेक्ट पुट करना है, कोई नई चीज नहीं होगी। तो टर्म्स का रेशो निकालने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। ट्रिक क्या बताई थी कि यहां पे जो n है ना उसकी जगह पे आप 2n - 1 पुट कर दो। आप क्या करो, n की जगह पे पुट कर दो 2n - 1, इसी तरीके से यहां पे भी n की जगह पे पुट कर दो 2n - 1, और जरा इसको सॉल्व करो। ये हो जाएगा -14n + 7, ये हो जाएगा 6n - 3 + 1। तो टर्म्स का रेशो क्या हो जाएगा, 20 - 14n डिवाइडेड बाय 6n - 2, दैट्स इट। जब आपके पास ये चीज आ जाए ना, अब आपको भाई फर्स्ट टर्म का रेशो पूछे, सेकंड टर्म का रेशो पूछे, आप हर टर्म का रेशो बता सकते हो। जस्ट आपने क्या करना है, एन की जगह पे अगर 1 पुट करोगे तो फर्स्ट टर्म का रेशो आ जाएगा, एन की जगह पे 2 पुट करोगे तो 2 टर्म्स का रेशो आ जाएगा। लेट से अगर मैं सेकंड टर्म का रेशो निकालना चाह रहा हूं, मैं एन की जगह पे यहाँ पे 2 पुट करूंगा, 2 14 28 हो जाएगा, यहां पे पुट करूंगा 12 - 2, ये हो जाएगा -8/10 -4/5, रेशो की फॉर्म में लिखो तो -4:5, इस तरीके से। तो ये तरीका मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर सम का रेशो गिवन हो और टर्म्स का रेशो आपको निकालना हो तो आप इस तरीके से निकालोगे। अब इस सवाल को वो थोड़ा रिवर्स भी कर सकते हैं। व्हाट इफ के आपको वो टर्म्स का रेशो दे दे, लेट से आपको ये चीज नहीं पता थी, आपको टर्म्स का रेशो उन्होंने दे दिया और इससे आपको सम का रेशो निकालना है, मतलब बैकवर्ड अगर आपको जाना है, पहले सम का गिवन था, टर्म्स का रेशो निकालना था, अब टर्म्स का वो दे दे और आपको सम का रेशो निकालना है। अब ये किस तरीके से करोगे, ये ट्रिक बैकवर्ड में भी आप अप्लाई कैसे करोगे देख लो। लेट से मैं यही सवाल देता हूं, इसमें आपको टर्म्स का रेशो दे देता हूं 20 - 14n डिवाइडेड बाय 6n - 2, और अब मैं आपको बोलता हूं कि सम का रेशो मुझे बताओ।
तो अब ट्रिक क्या होगी, सिंपल, आपने सम का रेशो कैसे निकालना है, पहले आपने क्या किया था, इससे यहां पे आने के लिए आपने 2n-1 पुट किया था। अब आप क्या करोगे, इससे अगर आपको यहां पे आना है तो आप n+1/2 पुट करोगे। थोड़ा सा याद करना पड़ेगा लेकिन टाइम बहुत बचाएगी आपका ट्रिक। क्या करना है आपने, जस्ट आपने जहां पे n आ रहा है ना वहां पे पुट कर देना है n+1/2। कैलकुलेशन आपकी आसान होगी, ये मत समझना फ्रैक्शन आ गई। तो न्यूमरेटर में भी पुट कर दिया, डिनोमिनेटर में भी यहां पे n आ रहा है, आप पुट कर दो n+1/2 -2। सॉल्व करके देख लो, 2 को 14 2 क्या होता है 7, तो देखना ये चीज आ जाएगी। 7 को मतलब -7 को n से करोगे -7n, -7 को 1 से करोगे -7, तो 20 -7 13 और -7n, तो आपके पास ये चीज आ जाएगी। डिनोमिनेटर में भी सॉल्व कर लो, 2 से 6 2 3 होता है, मतलब 6/2 3 होता है। 3 को n से करो 3n, 3 को 1 से करो 3, 3 - 2 1 के बराबर। तो अगर आपके पास टर्म का रेशो गिवन है और आपने उससे सम के रेशो में जाना है, जस्ट आप क्या करो, n की जगह पे पुट कर दो n+1/2, तो आपके पास रेशो आ जाएगा 13 - 7n/3n+1। अब आपको लेट से सवाल कुछ भी दे सकते थे, वो मे बी आपको बोलते हैं सेकेंड टर्म जो है, मतलब शुरू की 2 टर्म के सम का रेशो निकालो, या आपको 9 टर्म्स का बोलते थे कि 9 टर्म्स के सम का रेशो निकालो, कुछ भी आपको बोलेंगे, आप n की जगह वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लो। सही है, तो मैं इसको ना एक जनरलाइज पूरा पैटर्न बना देता हूं ताकि आपको पता चल जाए कि अगर आपके पास सम का रेशो और टर्म्स का रेशो, अगर आपको सम्स के रेशो से टर्म के रेशो में जाना है तो आप क्या करोगे, 2n-1 करोगे, मतलब n की जगह पे, और अगर टर्म के रेशो से इसमें जाना है तो आप n+1/2 करोगे। बहुत काम की चीज है, अगर याद कर सकते हो कर लो, अगर याद नहीं करना तो भाई ओरिजिनल मेथड जो है ना वो मैंने बता दिया, क्वेश्चन नंबर 18 है 6.2 का, वहां जाके देख लेना, वो मेथड बड़ा है, फायदा कुछ नहीं है, और ये चीज इतनी आसान है, आपको पेपर्स में काफी हेल्प देगी। अब आ जाओ आखिरी ट्रिक के ऊपर, जो मैंने कल बताई नहीं थी, मैंने कहा था कि कर लो, लेकिन अगेन उसमें थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है जब सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट होंगी, तो वो ट्रिक ज्यादातर उसी वक्त वैलिड है जो मैं एक आपको एग्जांपल देने लगा हूं, जो आपकी बुक में भी एग्जांपल गिवन थी। क्या एग्जांपल थी, कि लेट से आपको बोला जाए कि 256 एंड 789 के बिटवीन वो वाले नंबर जो डिविजिबल हो 7 से, वो मालूम करो कि यार 256 और 789 के दरमियान ऐसे कितने नंबर हैं जो डिविजिबल होंगे 7 से, ये आपको मालूम करना है। अब इसका ओरिजिनल मेथड मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, वो मेथड इसलिए वर्क करता है क्योंकि लेट से मैंने, अच्छा कल एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा था कि अगर यहाँ पे जो नंबर लिखे हुए अगर वो 7 के टेबल में आ जाए तो फिर क्या होगा, तो मैंने बताया था आगे कंडीशन लिखी हुई आएगी कि आपने उनको इंक्लूड करना है नहीं करना, क्योंकि नॉर्मली बिटवीन का मतलब तो होता है इनके दरमियान, तो क्या ये 2 नंबर शामिल होंगे, इंक्लूड होंगे, ये आपको सवाल में बता देंगे कि आपने इनको इंक्लूड करना है नहीं करना। लेकिन इस एग्जाम्पल में तो आप इंक्लूड कर भी दो तो फायदा नहीं है, दोनों 7 से डिवाइड नहीं हो रहे, तो यहां पे तो ट्रिक बहुत अच्छी वैलिड है। लेकिन अगर ये 7 से कोई डिवाइड हो रहा होता तो फिर ये ट्रिक कहीं जगह पे फेल हो जाती है, तो दैट्स वाई मैं ट्रिक्स को प्रेफर नहीं करता। लेकिन ज्यादातर जब सवाल आते हैं तो उसमें दोनों नंबर डिवाइड हो नहीं रहे होते, तो मैंने आपको बता दिया कि ज्यादातर मतलब जब आपने ट्रिक अप्लाई करनी है तो जरा मेक श्योर कर लेना कि ये दोनों नंबर 7 के टेबल में आने नहीं चाहिए, या कोई भी आपको बोले डिविजिबल बाय 3 या डिविजिबल बाय 5, तो ये मेक श्योर कर लेना कि दोनों इसके अंदर आए ना। अगर आ रहा है कोई नंबर तो फिर जो ओरिजिनल मेथड मैंने कल क्लास में डिस्कस किया था ना कि एपी बना के आप सॉल्व करोगे और वहां से नंबर ऑफ टर्म निकालोगे, जो कि इतना बड़ा वो भी नहीं है, उस तरीके से आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। लेकिन इस सिचुएशन में इसकी एक ट्रिक बहुत छोटी सी है, दैट्स वाई मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि आपने क्या करना है, आपने जस्ट डिवाइड करना है। क्या करो, अगर मुझे बिटवीन 7 मालूम करने कितने नंबर थे, मैं क्या करूंगा, मैं 256 को 7 से डिवाइड करूंगा, और मुझे यहाँ पे रिमाइंडर से कोई ताल्लुक नहीं है इसका, मैं क्या करूंगा, मैं जैसे 7 से कैंसिल करता हूँ, 7 1 7 कैंसिल करो, 7 3 21 होता है, कितने बचेगा, 4 बचेगा ना, 440 मतलब 46 हो जाएगा। अब 7 46 पे तो नहीं जाता, 42 पे जाता है, 7 6 42 होता है, तो आप यहाँ पे 6 लिख दो। जो पॉइंट में आंसर आएगा ऑब्वियसली कंप्लीटली डिविजिबल तो नहीं है ना, 36 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा होगा, उस पॉइंट को इग्नोर कर दोगे आप। दोबारा चीज देखते हैं, यहाँ पे 789 है ना, आप इसको डिवाइड करो 7 से, किस तरीके से करोगे, सबसे पहले 7 1 7, फिर 7 1 7 होता है, पीछे 1 बचेगा, 1 को 19 के साथ लगाओ 19, अब 7 19 जो है वो 7 के टेबल में तो नहीं आता, तो 19 से पहले आ जाओ, 14 आता है 7 के टेबल में, 2 टाइम आता है। अब यहाँ पे पॉइंट के साथ कुछ भी नंबर आएगा उसको इग्नोर कर दो आप। अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो डायरेक्ट क्या करो, 256 को डिवाइड करो 7 से, जो पॉइंट वाली चीज है उसको हटाओ, 36 को कंसिडर कर लेना, सेम काम यहाँ पे करना, कैलकुलेटर के बगैर भी आप आसानी से कर सकते हो। ये असल चीज थी इसे करने की,
जब ये आपने कर लिया, बस इनके दरमियान डिफरेंस मालूम कर लो। 112 माइनस 36 क्या होता है देखना, 76 के बराबर आ रहा है। वो जो हमने एपी बना के सॉल्व किया था ना, एंड पे 76 हमारा आंसर आ रहा था। तो ये ट्रिक अच्छी है इन केसेस के अंदर। लेकिन मैंने जब इस ट्रिक को चेक किया था ना, लेट से मैं अगर यहाँ पे 259 पिक कर लेता हूँ, या यहाँ पे मैं ऐसा नंबर पिक करता हूँ जो 7 के टेबल में आ रहा है, अब यहाँ पे ट्रिक फेल हो रही थी, 1 ऐड करना पड़ रहा था कहीं, या लेट से अगर यहाँ पे 256 है, यहाँ पे कोई नंबर आ जाए, या यहाँ पे अगर कोई 7 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे 7 से डिवाइड ना हो तब, तो डिफरेंट केसेस में मैंने ऑब्जर्व किया था कहीं ना कहीं ट्रिक फेल हो रही थी। तो दैट्स वाई मैंने आप लोगों को क्या बता दिया कि अगर ट्रिक यूज करना चाह रहे हो करो, लेकिन मेक श्योर कर लेना कि दोनों नंबर 7 के टेबल में ना आते हो, तब तक ये आपकी ट्रिक बहुत अच्छे तरीके से वर्क करेगी। अगर आ रहे होंगे तो ओरिजिनल मेथड जो है वो जाहिर सी बात है, असल चीज तो वही होता है, वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया था। लेट से अगर यहाँ पे कोई नंबर, फॉर एग्जांपल ये सिचुएशन आ जाती, तो आप अब क्या करते, आप देखते हो और सवाल में वो लिखा होगा कि इंक्लूड करने हैं आपने इन दोनों नंबर को, अगर इनमें से कोई 7 से डिवाइड हो रहा है तो इसको भी इंक्लूड करो। तो आप क्या करोगे, आप देखोगे 259 तो 7 के टेबल में आता है, तो आप सीरीज कैसे बनाओगे, सीक्वेंस 259 266, इस तरीके से आप पूरी अरिथमेटिक सीक्वेंस बना रहे होगे। कहां तक जाओगे, 784 तक। तो 259 को आपने शामिल किया हुआ बिल्कुल, तो इसमें जब n निकाल लोगे आपके पास ठीक n आएगा, लेकिन यहां पे शायद ट्रिक अप्लाई करोगे शायद फेल हो जाएगी। यहाँ पे एक सवाल था जो मैंने ढूंढ के लाया था, वेबसाइट से कहीं से मिला था मुझे, वो भी इसी किस्म का सवाल था, कोई ट्रिक कुछ भी नहीं लग रही थी उसके ऊपर, ओरिजिनल मेथड जो है उसी पे आपने जाना है। तो वो सवाल भी मैं कहीं ना कहीं करवा देता हूँ, जगह तो मुझे मिलेगी। सवाल को जरा समझ लेते हैं, शायद जगह ढूंढ लेंगे हम कोने कोने पे कहीं ना कहीं। सवाल क्या है, सवाल है कि 100 और 150 इसके बिटवीन, और उन्होंने आगे लिखा हुआ था इंक्लूसिव। इंक्लूसिव का मतलब कि इन दो बिटवीन के अंदर ये दोनों नंबर भी शामिल है, मतलब इनके दरमियान, और 100 और 150 भी शामिल है। जो कंडीशन आप अप्लाई करना चाह रहे हो ना, तो इंक्लूसिव का मतलब ये दोनों नंबर शामिल है। यहाँ पे कंडीशन क्या है, ऐसे नंबर बताओ जो नाइदर डिविजिबल हो किससे, 3 नॉर 5 से। क्या मतलब इस सवाल का, सवाल का मतलब ये था कि 100 और 150, मतलब 100 और 150 के दरमियान हमें ऐसे नंबर्स बताओ, ऐसे कितने नंबर्स हैं जो ना 3 के टेबल में आ रहे हैं, जो ना 4 के टेबल में, सॉरी 5 के टेबल में आ रहे हैं। मतलब वो नंबर्स बताओ जो ना 3 के टेबल में आते हो ना 5 के टेबल में, आप बताओ ऐसे कितने नंबर्स हैं, 10 हैं, 20 हैं, 30 है, कितने ऐसे नंबर्स हैं। तो अब इसको डायरेक्ट मालूम करना थोड़ा मुश्किल होता है। आप क्या करो, आप सबसे पहले 100 और 150 के दरमियान ऐसे नंबर मालूम करो जो 3 और 5 के टेबल में आते हो। अब वो मालूम करना कोई बड़ी बात नहीं, आसानी से आप मालूम कर सकते हो। जैसे 100 और 150 के दरमियान, जिसमें 100 और 150 भी शामिल है, तो टोटल कितने नंबर हैं 100 और 150 के दरमियान, टोटल कितने नंबर हैं, 51। 51 नंबर। अच्छा, बच्चे ना आमतौर पे समझते हैं 50 नंबर है। 50 नंबर उस वक्त होते हैं जब 101 से आप स्टार्ट करते हैं, 101 पहला नंबर, 102 दूसरा नंबर, तब आपके पास 150 तक 50 नंबर होते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने 100 को भी शामिल किया हुआ है, तो यहाँ पे टोटल 51 नंबर्स हैं। इस चीज को ध्यान में रखना। सर 103 में तो नहीं आता। नहीं, मैं टोटल नंबर्स बता रहा हूँ अभी, मैं ये नहीं कह रहा किस कौन किसके टेबल में आ रहा है, मैं टोटल 100 से लेके 150 तक टोटल नंबर्स बता रहा हूँ, टोटल 51 नंबर्स है। अब बाद में हम देखेंगे उनमें से कितने 3 से डिविजिबल है, नहीं वो बात की बात है, टोटल 51 है ये बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आपको पता है 100 जो है वो 3 के टेबल में नहीं आता, आप जाओगे 101 पे, भाई 101 तो 3 के टेबल में आता है, तो बनाते हैं 101, फिर क्या होगा 104, फिर हो जाएगा 107, करते 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 150 जो है वो भी 3 के टेबल में आता है। सर ये 101 तो डिविजिबल नहीं होता सर, 3 101 नहीं आता, ओ सर सॉरी 102 होता है। सॉरी 102 होता है। मेरे ध्यान में था कि 2 बचेगा 21 हो जाएगा, सही है। अभी मैं कह रहा हूँ कैलकुलेशन क्यों गलत हो रही है, ये सिचुएशन बनेगी, ठीक है। तो आपकी पहले टर्म क्या हो जाएगी 2, हाँ अब इक्वेशन बैलेंस हो रही है चीज। तो 102 को इधर ले आओगे, 150 से माइनस करोगे 48 आएगा, 3 को डिवाइड करोगे 48 से, 48 डिवाइड बाय 3 16 होगा, -1 को इधर ले जाना 17, n की वैल्यू 17 आ जाएगी। अब अगर आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है आसानी से कर सकते हो, इतनी कोई मुश्किल कैलकुलेशन नहीं है, कुछ मैंने सॉल्व नहीं किया, डायरेक्ट मैंने मालूम कर लिया n 17 आ रहा है। फिर आप यहाँ पे मालूम करो कि कितने 5 के टेबल में आ रहे हैं। अब 100 जो है वो 5 के टेबल में आता है, तो 100 पहला नंबर हो जाएगा, फिर 105, इस तरह करते करते कहां तक जाना है, 150 तक जाना है। अच्छा, ये आप वैसे भी बता सकते हो, इसमें 21 नंबर होंगे, सॉरी 11 नंबर होंगे, क्योंकि आपको पता है जब आप 5 का टेबल पढ़ते हो तो 5 बंदा 5 से स्टार्ट करते हैं ना, 5 10 15 20 अप टू 50 तक जाते हो, तो 10 नंबर्स होते हैं। यहाँ पे 100 भी शामिल है, इसका मतलब टोटल 11 नंबर्स होंगे।
अब ये बात मुझे पता है, आप लोगों की भी पता होनी चाहिए कि इतनी मुश्किल बात नहीं है। तो अगर आप चाहो तो अरिथमेटिक के फॉर्मूले से निकाल लो, लेकिन मुझे पता है यार इसके अंदर 11 ऐसे नंबर्स होंगे जो 5 के टेबल्स के अंदर आ रहे होंगे। तो 17 3 के टेबल के अंदर थे, 11 जो है वो 5 के टेबल में। तो ऐड करो 17 प्लस 11 क्या होगा 28। 28 ऐसे नंबर्स हैं जो 3 और 5 के टेबल में आ रहे हैं। अभी नाइदर का केस में डिस्कस ही नहीं किया, मैं वो मालूम करना चाह रहा हूं जो 3 और 5 के टेबल में आ रहे हैं। 28 ऐसे नंबर है, लेकिन इसमें से कुछ ऐसे नंबर भी हैं जो आपने डबल काउंट कर लिए हैं, जिनको आपने 3 में भी काउंट किया हुआ है, जिनको आपने 5 में भी काउंट किया हुआ है। तो आपने देखा कि 105 एक ऐसा नंबर है जो आपने यहां पे भी काउंट किया, आपने यहां पे भी काउंट किया। उसके बाद आप 3 और 5 का एलसीएम ऐड करो 15 होता है। तो 120 जो है वो आपको यहां पे भी मिलेगा, 120 आपको यहां पे मिलेगा, तो ये 2 नंबर हो गए। इसी तरीके से 135 जो है वो आपको इधर भी मिलेगा, उधर भी मिलेगा। इसी तरीके से 150। तो कितने आपने नंबर देखे, 105, 120, 135, 150। ये 4 ऐसे नंबर्स हैं जो आपने यहां पे भी काउंट किए, जो आपने यहां पे भी काउंट किए। इसका मतलब आपको एक दफा माइनस करना पड़ेगा, आपने डबल उनको कैलकुलेट किया, तो आप क्या करो यहां से -4 कर दो। तो इसका मतलब टोटल नंबर अब कितने बनेंगे, असल हमारा सवाल था 24 बनेंगे। अच्छा, ये पहली दफा जब आप करते हो तो मुश्किल होती है, अगर आप बार बार इसको करोगे ना, इस किस्म के सवाल बहुत होते हैं कि कभी नाइदर डिविजिबल बाय 3 नॉर 7 आ जाएगा, नाइदर डिविजिबल बाय 2 नॉर 5 आ जाएगा, इस किस्म के सवाल सारे आते हैं। तो हमने मालूम कर लिया, आप देखो दोनों सवाल कवर हो गए। अगर आपसे पूछते कि 100 और 150 के दरमियान कितने ऐसे नंबर हैं जो 3 और 5 के टेबल में आते हैं, तो 24 ऐसे नंबर हैं। और अगर आपसे जैसे सवाल में पूछा हुआ था ऐसे कितने नंबर हैं जो ना 3 के टेबल में आते हैं ना 5 के टेबल में आते हैं, तो वो कैसे बताओगे। देखो टोटल 51 नंबर थे, जिसमें से 24 जो है वो 3 और 5 के टेबल में आते हैं। तो 51 माइनस 24 27 ऐसे नंबर्स हैं जो ना 3 के टेबल में आते होंगे ना 5 के टेबल में आते हैं।